स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और लग रहा है कि बाजार इस समय मुनाफा वसूली के मूड में है। डेज लो पर आप बाजार पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी 17,100 के अभी थोड़ा नीचे गया था, एग्जैक्टली उसी लेवल पर है। बैंक निफ्टी वापस 35,300 के नीचे जाते हुए दिख रहा है। ज्यादा बड़ी बिकवाली नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर, बट इंडेक्स लेवल पर आज आप सुस्ती बनते हुए देख रहे हैं और ब्रेथ भी बाजार की काफी खराब है। 50 में से 40 निफ्टी के स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में दिखेंगे। सिर्फ 10 स्टॉक्स ऊपर हैं, उसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सहारा देने की कोशिश कर रहा है, बट बाकी किसी दिग्गज से एटलीस्ट इंडेक्स को सपोर्ट नहीं मिलते हुए दिख रहा है। तो थोड़ी ब्रेथ खराब है, थोड़ा लंबा वीकेंड, थोड़ा नॉर्मल वीकेंड है, उससे पहले सेलिंग हो रही है और हल्की सी सुस्ती बाजार में बनी हुई है। बट इस सुस्ती में कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको भरपूर एक्शन में दिख रहे हैं और कई सारे मौके बनने वाले हैं ट्रेडिंग के लिए, जो आपको आने वाले 1.5 घंटे में बताएंगे। अनिल जी से भी लेंगे उनकी मार्केट की स्ट्रैटेजी। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस समय की बड़ी बातें क्या है। 17,100 पर आ गया है निफ्टी, थोड़ी देर पहले नीचे भी गया था, यहां से दबाव बना हुआ है। बैंक निफ्टी पर भी दबाव है, 35,300 के नीचे आपको बैंक निफ्टी भी आते हुए दिख रहा है। बैंक्स में तो बिकवाली है ही, बट 3 और दिग्गज सेक्टर्स पर दबाव है। इनफैक्ट 4 और दिग्गज सेक्टर्स पर दबाव है। सारी डिफेंसिव नीचे हैं, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, और इसमें आप ऑटो भी जोड़ लीजिए जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। मेटल्स रिकॉर्ड तेजी बनी हुई है। मेटल इंडेक्स आज 52 हफ्तों की ऊंचाई पर है, इनफैक्ट रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। साथ ही हम देख रहे हैं सरकारी बैंक्स, यहां पर खरीदारी है। रियल एस्टेट शेयर्स में भी आप थोड़ा पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ ब्रॉडर एंड में मार्केट के स्पेसेस हैं जहां पर खरीदारी हो रही है। बड़े स्टॉक्स में खरीदारी खैर नहीं होती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स यहां पर 50 अंकों की कमजोरी है, थोड़ा वॉलेटाइल डे रहा है। थोड़ी देर पहले 100 अंक ऊपर थे, तो उतार चढ़ाव वाला सेशन बना हुआ है डाउ फ्यूचर्स के लिए। और साथ ही हम देख रहे हैं यूरोप के बाजार, यहां पर भी मिला जुला कारोबार हो रहा है। ऐसे बाजार में क्या रणनीति आपको बनानी है, ये जानना जरूरी है। थोड़ी देर में एक्सपर्ट से भी लेंगे उनके राय, कौन से स्टॉक्स पर वो नजर डाल रहे हैं। पर एक बार जरा बाजार की ब्रेथ पर नजर डाल दीजिए, क्योंकि टाइटन ये आज का टॉप लूजर है। टीसीएस यहां पर अभी थोड़ी देर पहले एक्सेप्टेंस रेशियो है 3700 के नीचे अभी फिसलते हुए दिखा है। एलएनटी सुबह से कमजोर है। इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक में आपको गिरावट आती हुई दिख रही है और एचयूएल भी 1% नीचे है। तो अगर आप इन दिग्गजों को देखें तो सबसे ज्यादा जो बाजार का प्रेशर है वो इन्हीं स्टॉक से आपको आते हुए दिख रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं निफ्टी पर करीब 100-125 अंकों की गिरावट है। आइए जान लेते हैं आज के कुछ अहम खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, स्टॉक्स में जो एक्शन आ रहा है और साथ ही आने वाले कुछ दिनों के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स। कुशल, वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले विप्रो पर फोकस रखिए आज के सत्र में। यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही सागर सीमेंट्स, इनफैक्ट यहाँ पर भी इक्विटी शेयरों के द्वारा फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है। ग्लोबली देखेंगे तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन आज पोलैंड विजिट करते हुए दिखेंगे। साथ ही 26 मार्च कल वोडाफोन आइडिया की ईजीएम है। टाटा आईपीएल भी शुरू होता हुआ दिखेगा। साथ ही संडे के दिन 27 मार्च यहाँ पर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो शुरू होती हुई दिखेंगी 2 साल के अंतराल के बाद। सोमवार 28 मार्च मदरसन सुमी वायरिंग हार्नेस कारोबार जो है वो लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। पहले 10 दिन T2T सेगमेंट में ही रहेगा। स्कॉट्स का जो कुबोटा का ओपन ऑफर है वो भी एंड होता हुआ नजर आएगा। 2000 प्रति शेयर यहाँ पर प्राइस तय किया गया है। रुचि सोया, इसका एफपीओ का आखिरी दिन है। कोलगेट यहाँ पर भी अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक और साथ ही सेल और ट्रेड करते हुए दिखेंगे। सेल इंटरिम डिविडेंड के लिए और गोल्डियम इंटरनेशनल स्टॉक स्प्लिट के लिए। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जहां पर नजर है। खबरों वाले शेयर्स पर भी डालेंगे नजर। पर आइए एक बार जरा बाजार की चाल पर अनिल जी से राय ले लेते हैं। अनिल जी, लगातार 4 दिन से हम देख रहे हैं ये बाजार ऐसा है, 12:30 बजे डेज लो बनाता है, उसके बाद 2-2:30 बजे भी एक बार एक मूव करता है। क्या ये वही मूव आती हुई दिख रही है इस समय? डेज लो पर वापस बाजार आ गए। आमतौर पर कहना दीप आसान है, लेकिन आज थोड़ा सा वीकली वो भी है, लास्ट वीकली क्लोजिंग ट्रेडिंग सेशन है जी, हफ्ते का है। और एक बार जरा जल्दी से पहले एक बार डाउ फ्यूचर्स वगैरह देख ली जाए। 25 पॉइंट नीचे है, तो थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर था, 100 पॉइंट से थोड़ा नीचे आया है। 17,075 17,100 की सपोर्ट रेंज पर हैं। सो वैसे तो डेटा जो दिखा रहे हैं वो ऐसा है कि 17,000 के नीचे की डाउन साइड रिस्क तो नहीं है। 17,000 17,100 सपोर्ट रेंज ही है। बैंक निफ्टी भी आप देखिए 35,300 के आसपास ही, मतलब जो इंट्राडे के स्टॉप लॉस है ना 17,075 35,300 उसके आसपास ही दोनों ही ट्रेड कर रहे हैं।
लेट्स सी थोड़ी सी देर में किस तरह का मूड बनता है, लेकिन हाँ आज जैसा कल कॉन्फिडेंस था रिकवरी का, जैसा परसों था, वैसा आज कम है। वैसा आज कम है, हाँ वैसा कम है Absolutely. हाँ, क्योंकि वो मजा नहीं आ रहा। एक बार कच्चा तेल भी देख ले, कच्चा तेल किस तरह का आज कोई ऐसी बढ़िया साइजेबल रिकवरी एक्चुअली आज थोड़े वॉल्यूम्स भी कम है, पार्टिसिपेशन कम है। और एक और चीज है आज क्यों नहीं हो रहा है उसका रीजन एक और दीप ये भी है कि आज फोकस कैश स्टॉक्स में ज्यादा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, दिग्गज शेयरों के बाहर ज्यादा एक्शन है। आप देखिए वहां पर थोड़ा सा अभी भी देखिए, अच्छा अब तो धीमे धीमे यहाँ भी थोड़ी गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ गई है, एडवांस डिक्लाइन थोड़ा कम हो गया, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रेशर है। 17,075 17,100 ये सपोर्ट रेंज है। आज भी देखिए ऊपर से एग्जैक्टली 200 पॉइंट का करेक्शन है निफ्टी में, 17,294 का ही है और 17,086 का लो है। कल भी यही सिचुएशन थी, नीचे 200 पॉइंट से ऊपर 200 पॉइंट, आज ऊपर से नीचे आए। तो डेटा थोड़े से रेडी कर लेता हूँ और उसके बाद एग्जैक्टली बताता हूँ, क्योंकि अभी वो जो आपने पूछा 2 दिन जैसा कॉन्फिडेंस आज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, और ऊपर से 200 पॉइंट नीचे भी आ गया। ऊपर नीचे रोज हो रहे हैं, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि हाँ खरीद लें यहाँ से 100 पॉइंट आखिरी 1 घंटे में बढ़ जाएगा, वो नहीं आ रहा। हाँ, जबकि कच्चा तेल भी 117 पर आया, थोड़ा नीचे आया। तो दोनों तरह के ट्रिगर्स हैं, थोड़े अच्छे थोड़े बुरे। मुझे ऐसा लग रहा है जो मार्केट की अभी चाल दिखा रहा है ना, वो ये बोल रहा है कि एक बार हाँ ये वीकेंड निकल जाने देते हैं, क्योंकि आज पोलैंड में है बाइडेन साहब, ठीक है, 2 दिनों में आज वो जो कुछ भी बोलेंगे करेंगे उस पर एक्शन रिएक्शन अगले 1-2 दिनों में आना है। तो सोमवार के दिन एक डायरेक्शनल कॉल लेना ज्यादा सेंसिबल है, बजाय इसके कि आज तेजी हम दोनों ही तरफ। कॉन्फिडेंस कम होने का मतलब ये नहीं कि तेजी करने का ही कॉन्फिडेंस कम है, मंदी करने का भी कम है, क्योंकि रेंज के लोअर एंड पे आप मंदी करने में भी उतने ही डरते हैं। करेक्ट। और कई बार जो मैं कहता हूँ कि रेंज के लोअर एंड पे खरीदने का वो बोलना बड़ा मुश्किल काम है जी, आज मुझे भी वो फील हो रहा है। नहीं तो 2 दिन से तो हम रेंज के लोअर एंड पे दबा कर रहे थे, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। कल भी आपने इस वक्त लिया होता तो आपके 200 पॉइंट ऊपर भी बहुत बढ़िया, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं आ रहा। तो मैं अभी थोड़ा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हूँ, देखना चाहता हूँ, डेटा कंप्लीटली पढ़ लेना चाहता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। अंडरस्टूड सर। तो चलिए थोड़ी देर में डेटा विश्लेषण एनालिसिस जानेंगे, क्या आपको करनी है तैयारी। पर आइए, वरुण है हमारे साथ तैयार बताने के लिए आज के खबरों वाले शेयर्स भी। वरुण बताएं। ओके दीप, तो सबसे पहले यहाँ पे टीसीएस का जो एक्सेप्टेंस रेशियो है 26% के आसपास, काफ़ी सारे ब्रोकर्स के पास से नोट गया है कि 50 में से 13 शेयर जो है वो एक्सेप्ट हुए हैं, लेकिन कंपनी ने भी इस पर हमें सफाई दी और उन्होंने कहा है कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वह हम आपको अगले हफ्ते बताएंगे, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो हो सकता है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। दूसरा, अतुल लिमिटेड शेयर बायबैक जो है उसको बोर्ड ने मंजूरी दी है, 11,000 रुपये प्रति शेयर के भाव पे बायबैक किया जाएगा, 0.22% इक्विटी यानी कि 70 करोड़ के आसपास का एक खर्च करेंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल रमाया रियल्टी के साथ इन्होंने करार किया है, 52 एकड़ ज़मीन के लिए करार जो है इस कंपनी ने किया है। ओरियन प्रो सोल्यूशन अमेरिकी सब्सिडरी को 23 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। HOEC HDFC ने 2.2% हिस्सेदारी जो है इस कंपनी में बेची है 9 जुलाई 2021 से 24 मार्च 2022 के बीच में। गुजरात पॉलीसॉल केमिकल्स IPO के लिए अर्जी दे दी है, 414 करोड़ का IPO होगा। ब्लॉक डील्स आज काफ़ी सारी हुई है। मुथूट फाइनेंस में 42 लाख शेयर्स की, विजया डायग्नोस्टिक में 26.2 लाख शेयर्स के, TTML में 18.7 लाख शेयर्स, IDFC फर्स्ट बैंक 36 लाख शेयर्स, L&T फाइनेंस 11 लाख शेयर्स, MTAR टेक्नोलॉजीज 4.29 लाख शेयर्स और EIL में 10 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। तो कुछ रीओपनिंग स्टॉक्स में बड़ा एक्शन बन रहा है, साथ ही कुछ बैंकिंग काउंटर्स में भी है। और L&T फाइनेंस यहाँ पर 2-2.25 करोड़ की प्रमोटर ने 2 दिन पहले खरीदारी करी थी। आज भी कुछ ब्लॉक डील्स हुए हैं। कौन बायर है कौन सेलर है ये जानना जरूरी रहेगा, बट एक्शन में ये स्टॉक आ रहा है। भरपूर तेजी L&T फाइनेंस में। इनफैक्ट आज सुबह जब हम शो के समापन कर रहे थे तो L&T फाइनेंस में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया था जो अभी भी आपको दिख रहा है। आइए स्टॉक्स पर डालते हैं नजर, और ढेरों खबरों वाले स्टॉक्स एक्शन में हैं। बंसल जी, कुणाल जी, साथ ही बागले साहब, सुमित जी, किरण जी, विश्वेश जी और साथ ही सिद्धार्थ सिरानी साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। बंसल जी गुड आफ्टरनून। कॉनकॉर से करते हैं शुरुआत। ओपनिंग शो में भी एक मूव इस पर दिखा था, पर वहां से जो जबरदस्त तेजी आई है आज, जो बड़ा ब्रेकआउट कॉनकॉर का, ऐसे कैसे देखें सर? 700 के लेवल पर आ गया। गुड आफ्टरनून दीपांशु, आपने राइटली मेंशन करा दीपांशु, एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस आ रहा है 680 के स्तरों का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो 680 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की और बने रहने की राय है दीपांशु। काफी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है और जिन स्तरों पे चल रहा है 695 के ऊपर चल रहा है। अगर इन स्तरों के ऊपर की क्लोजिंग आती है तब 744 745 के टारगेट बनेंगे।
तो रिस्क वर्थ टेकिंग है, कॉनकोर इज अ गुड बाय इवन इन दिस डिक्लाइनिंग मार्केट। इस लेवल पर भी खरीद सकते हैं बंसल जी, या इस स्टॉक के लिए डिप का इंतजार करें? नहीं दीपांशु, यही खरीदना चाहिए। 680 का स्टॉप लॉस है, तो मात्र 15 रुपए का रिस्क है। जो 15 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, रिस्क वर्थ टेकिंग है। 744-45 के टारगेट बैठते हैं कॉनकोर के अंदर। ओके, तो रिस्क वर्थ टेकिंग है कॉनकोर में, यहां पर रखनी है नजर। एस्कॉर्ट्स पर रखिए नजर, इसमें भारी गिरावट आपको आती हुई दिख रही है इस समय, जिस तरह से स्टॉक फिसला भी है और इसका आई थिंक जो ओपन ऑफर है वो भी खत्म होने के कगार पर है, तो शायद वहां से भी थोड़ा प्रेशर बन रहा है। जिसने डिलीवरी के लिए लेना था वो ले चुका है, जिसने टेंडर करना था वो टेंडर कर चुका होगा। मंडे को ये बंद हो रहा है। वागले साहब, एस्कॉर्ट्स काफी तेजी से गिरा है, 1650 का लेवल आ गया। जरा इस पर एक बार इस चार्ट पर राय दे सर। आफ्टरनून दीपांशु, मुझे लगता है ऊपर में 1770 के लेवल पे पिछले 4 दिनों का टॉप रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है, और जो मोमेंटम ये पिछले कई दिनों से ये स्टॉक दिखा रहा है, थोड़ा सा ट्रेड करना मुश्किल है। मुझे और भी थोड़ी डाउनसाइड लगती है, लेकिन आप ट्रेड के तौर पे ये लेवल पे बेच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बाउंस बैक पे आपका स्टॉप लॉस काफी लंबा होगा। 1700 के ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, तो बेचना है तो 1680 1690 यहाँ पर एज अ डे ट्रेडर। यहाँ पर 1650 के लेवल्स पे मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन और थोड़ा डाउनसाइड मुझे दिखाई दे रहा है। तो और थोड़ा डाउनसाइड यहाँ से दिख रहा है। फ्रेश बिकवाली नहीं करेंगे बागले साहब, बट इन लेवल्स पर आपको खरीदारी भी नहीं करनी है। किरण जी, गुड आफ्टरनून। इंडस टावर पर जरा अपनी राय दें सर। बड़ा ब्रेकडाउन, 200 का लेवल, अब इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले 200 के नीचे ही था। वेरी गुड आफ्टरनून दीप, अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत ही खराब चार्ट पैटर्न हो चुका है इंडस टावर का। मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था किसी एनालिस्ट ने इस पे बिकवाली की राय भी दी थी 208 के आसपास, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल सही बात कही थी। 210 के 210 211 के आसपास के आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए, और डेरिवेटिव डेटा स्पेशली इसका काफी वीक देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा सा इधर और गौर फरमाते हैं तो मेरा मानना है कि जो मोमेंटम मूव है वो और नीचे चल सकता है, और इवेंचुअली ये लगभग 180 175 ये लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। तो मेरा मानना है कि अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए आपको शॉर्ट पोजीशंस में रखना चाहिए। अभी के लिए स्टॉप लॉस 210 211 के आसपास रखना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए इंडस टावर्स, जहां पर आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है, और भी गिरावट यहां पर आती हुई दिखेगी। बड़ी ब्रेकडाउन्स कुछ काउंटर्स में आते हुए दिख रहे हैं, बट होल्ड आउट कर रहा है एल&टी फाइनेंस। इसमें 2 दिन पहले बड़ी मूव देखी थी, कल थोड़ी गिरावट रही, आज फिर से एक्शन में आ रहा है। विश्वेश जी भी हैं हमारे साथ तैयार। विश्वेश जी, कुछ बड़े सौदे भी हुए हैं पिछले 2-3 दिनों में एल&टी फाइनेंस में, चार्ट्स में क्या देखना है सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, एक चीज़ समझनी होगी कि स्टॉक्स जो अपस्पाइक कर रहे हैं वो कितना सर्वाइव करते हैं। तो अभी तो 60 रुपीज़ से 82 रुपीज़ तक का लास्ट फ्यू डेज़ में हमने मूवमेंट देखा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रीदर लेना चाहिए। 90 के लेवल पे 58 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 60 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है ऑन द कॉल साइड, और जिस फ्यूरियोसिटी से ऊपर आया है, ऑलमोस्ट 12 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हुआ था 2-3 दिन पहले, और उसके बाद में भी हमने फॉलोअप बाइंग देखी है। मुझे लगता है ब्रीदर लेगा। 90 के ऊपर मैं अभी फिलहाल नहीं देखता हूँ, बट ऑन दी अदर हैंड 78 अगर आता है, मतलब यहाँ से 3-4 रुपए और नीचे, देन वहाँ पे लॉन्ग एंट्री ली जा सकती है। सो फ्रेश लॉन्ग नहीं ले, डिक्लाइन पे लेना है। मुझे लगता है 90 तक की अपसाइड हो सकती है। तो ये है आपके लिए राय इस समय एल&टी फाइनेंस पर, जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। चलिए नजर रखिए, कुछ स्टॉक्स हैं, एल&टी फाइनेंस स्पेशली एक बढ़िया परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ दिनों का, और आज भी आपको तेजी में आते हुए दिख रहा है। गिरावट आ रही है 1-2 और स्टॉक्स पर, जहां पर आपको नजर रखनी है। आज फार्मा बास्केट पूरी की पूरी टूटती हुई दिख रही है, और लुपिन यहां पर एक बार फिर से दबाव बना हुआ है। 750 के नीचे आया लुपिन। कुणाल जी, औरोबिंदो की तो बात होती रहती है और बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे के पूरे फार्मा स्पेस में, बट लुपिन पर राय दें सर, क्योंकि यहां पर भी काफी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखी है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपांशु, अंडर परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है। कल थोड़ी उम्मीदें जागी थी कि लुपिन में भी एक अच्छा मूव आता हुआ दिखेगा, लेकिन आज हम अब देख रहे हैं कि वापस ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया, नीचे आता हुआ दिख रहा है, और जो मेजर एवरेजेस हैं उनके नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। एवरेजेस भी सारे डाउनवर्ड स्लोपिंग हैं, तो इन स्तरों पर कोई खरीदारी की राय नहीं है। वेट एंड वॉच करें। अगर पहले की आपकी खरीद है तो एक स्टॉप लॉस रख करके वेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 720 रुपए पर 720 पर रखें। 720 के नीचे इसमें एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिलेगी, और अगर कोई उछाल आता है तो उसमें फिर निकलने का प्रयास करना चाहिए।
ओके, तो यह आपके लिए लुपिन जहां पर रखनी है नजर। रीओपनिंग स्टॉक्स पर नजर रखिए क्योंकि वहां पर बड़ा एक्शन बन रहा है। संडे से हम देख रहे हैं सारी इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस भी हट जाएंगी उड़ानों में 2 साल के बाद। और सिद्धार्थ जी, इंडियन होटल्स तो आपका फेवरेट रहा ही है, बड़ा एक्शन आया है, आज भी बढ़िया तेजी में है। इंडियन होटल्स पर क्या राय लेंगे सर? बिल्कुल दीपांशु, इंडियन होटल्स जिसको हमने वेनेसडे के सिप में भी दिया था, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून्स, और मैं मानता हूं कि इंडियन होटल्स यहां से भी 210 से हमने रेकमेंड किया, आज 227 है। तो मैं मानता हूं यहां से भी इंडियन होटल्स पे खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ओपन अप थीम और एवरेज रूम रेट्स भी बेहतर हो रहे हैं। ऑक्यूपेंसी रेशियो जो पिछले 6 महीने के पहले कुछ 40% हुआ करता था, वो अभी 60 से 70% पे आ गया है, तो प्री कोविड से भी ज्यादा लेवल्स पे आ गया है। इंडियन होटल्स यहां से डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए और एक्सपेंशन प्लान है, कर्ज को थोड़ा कम करने की योजना है, तो 254 के टारगेट के लिए इंडियन होटल्स में जरूर यहां से भी खरीदारी करनी चाहिए। तो 254 के टारगेट के लिए इंडियन होटल्स में करनी है खरीदारी। सुमित जी, सुबह भी बात हो रही थी एचईजी ग्राफाइट दोनों का चार्ट देखिए सर, स्पेशली जिस तरह से एचईजी की मूव आ रही है, कोई राय सर इन चार्ट्स पर? रेन इंडस्ट्री भी सुबह हम देख रहे थे। दीपांशु, एचईजी के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिछले 7 से 10 दिनों के हाई लेवल्स पे आ चुका है। 1425 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो एचईजी के अंदर फिर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और अगले हफ्ते के अंदर फिर 1500 प्लस के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 1425 के ऊपर ब्रेकआउट मिलने पे 1500 प्लस के लेवल नेक्स्ट वीक में एचईजी में देखने को मिल सकते हैं। तो एचईजी पर भी आपको एक बढ़िया मूव आती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट अभी भी देखें तो जबरदस्त एक्शन इस पर बनते हुए दिख रहा है। टाटा एलेक्सी बहुत ही बड़ा मूव आया है इसमें। किरण जी, टाटा एलेक्सी के चार्ट में क्या चल रहा है सर? आज वापस 8000 के ऊपर नए हाईएस्ट छूता नजर आ रहा है। इनफैक्ट तोड़ दिया है स्विंग हाई और ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में एंटर कर दिया वापस इसने। तो मेरा मानना है कि ये वापस एक बार अच्छी मूव आते दिनों में देखने को मिल जानी चाहिए। पोजिशनली रखने वाला स्टॉक है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप डाउन रहेगा क्योंकि हमने वर्टिकल रैली देखी है। अभी के लिए 7800 के आसपास के स्टॉप लॉसेस रहेंगे और मुझे लगता है कि ये अभी 8500 8700 के लेवल्स पहले छूते नजर आ जाने चाहिए हमें। तो ये है आपके लिए टाटा एलेक्सी, जबरदस्त मूव में है। लाइफ हाई के ज्यादा दूर नहीं है। इनफैक्ट 8111 का लाइफ हाई है, उसी के लेवल पर आपको आते हुए दिख रहा है। आज इनफैक्ट नया लाइफ हाई बना भी चुका है, 8118 का लाइफ हाई आपको इस पर बनते हुए दिख रहा है। तो बहुत ही शानदार मूव इस पर आई है। पीवीआर विश्वेश जी, इसके चार्ट पर भी जरा राय दें। यहाँ पर भी एक बड़ी मूव आती दिख रही है और आज भी गेंस होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट जो RRR मूवी की रिलीज है उसके एक्साइटमेंट से और भी बड़ी मूव इस पर आती हुई दिख रही है। देखिए दीपांशु, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टॉक इज़ रिएक्टिंग टू पॉजिटिव न्यूज़ वेयर इज नेगेटिव न्यूज़ एब्जॉर्ब कर रहा है। मेरे हिसाब से अपसाइड टारगेट 2000 तक के हो सकते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट फरवरी 2020 के हाई, मतलब प्री कोविड हाई आप कह सकते हो। और एक काफ़ी बहुत बड़ा कंसोलिडेशन में से निकल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट वॉलेटाइल है, तो सिचुएशन में स्टॉप लॉस काफ़ी डीप आ रहा है। तो मेरे हिसाब से या तो आप वेट करें 1860 के क्लोज होने का, मतलब उसके ऊपर जाए तो, या फिर आप नीचे में 1800 के आसपास बाय करें। फिलहाल अभी क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवेज है, मुझे लगता है कि बाय ऑन द डिक्लाइन इज अ बेटर स्ट्रेटजी। ओके, तो बाय ऑन डिप्स बेटर स्ट्रेटजी रहेगी जहां तक इस समय बाजार का सवाल है। आइए एक पीवीआर पर राय सिद्धार्थ जी की भी ली जाए। सिद्धार्थ जी, बढ़िया एक्शन में है, कोई राय? 1850 के लेवल्स आ गए इस पे। जैसे आपने दीपांशु सही कहा कि ओपन अप थीम अभी फुल फ्लेजेड चल रही है और उसमें से पीवीआर भी है, आइनॉक्स भी है, इंडियन होटल्स जो हमने कहा। तो मैं मानता हूं कि ये एग्जीबिशन स्पेस, जिसे हम थिएटर स्पेस कहते हैं, ये बहुत अच्छा करेगा। और RRR का मूवी की रिलीज कश्मीर फाइल्स काफी सुपर हिट रहा। तो मैं मानता हूं कि पीवीआर, आइनॉक्स डेफिनेटली कहीं पे भी अगर कोई डिप मिलता है तो उस पर खरीदारी करनी चाहिए। ओके, पीवीआर आइनॉक्स कहीं पे भी अगर डिप मिले तो उसमें आप खरीदारी करें। देखते हैं यहाँ से डिप मिलता है कि नहीं, बट एक्शन तो इस पर भरपूर आते हुए दिख रहा है। इंडियन होटल्स एक और रीओपनिंग स्टॉक जहां पर अच्छा एक्शन है। वीआईपी इंडस्ट्रीज, सिद्धार्थ जी इस पर भी राय दें। रीओपनिंग की बात करें तो वीआईपी तो आपका ऑल टाइम फेवरेट रहा ही है और ट्रैवलिंग में भी आगे ही रहता है। अब तो इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी अलाउड है सर संडे से। बिल्कुल, और हमेशा वीआईपी इंडस्ट्रीज जब भी रेकमेंड किया है वो हमारे वीआईपी दर्शकों के लिए। तो डेफिनेटली वी ओपन अप थीम, इंटरनेशनल ट्रैवल और 50 मेजर मार्केट शेयर इनके पास है। और इंटरनेशनल बिजनेस बांग्लादेश में भी काफी अच्छा एक्सपेंशन प्लान है इनका। वीआईपी इंडस्ट्रीज का सॉफ्ट लगेज
हार्ड लगेज दोनों में ही बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज अगर आपने होल्ड कर रखा है तो छोड़िएगा मत, बहुत बेहतरीन कंपनी है। तो वीआईपी अगर लिया हुआ है तो जाने मत दीजिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है और सिद्धार्थ जी का तो भरोसा भी रहा है। कई बार जब भी ओपनिंग थीम की बात करी है उन्होंने इसे रेकमेंड भी किया है। सुमित जी, अदानी पावर आज सुबह आपने रेकमेंड किया था, 145 का पहला टारगेट था, 144 का इसने हाई आज बनाया है। क्या राय है सर अदानी पावर में? अगर किसी ने पोजीशन ली है तो क्या करें, और नहीं लिए तो क्या वापस इन लेवल्स पर एंटर करना है या नहीं? बिल्कुल दीपांशु, सुबह एकदम सही लेवल्स पे पकड़ पे आ गया, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट के पास है, 1 रुपया मुश्किल से बचा है, जो मेरे को लगता है थोड़ी देर में अचीव हो जाना चाहिए और वो लेवल ब्रेक होके 150 रुपए तक के लेवल अदानी पावर के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो जिन्होंने भी बाय करा है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, और जो लोग बाय करना चाहते हैं वो कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। 150 रुपए तक के लेवल अदानी पावर में 1-2 दिनों में देखने को मिलने चाहिए। 150 के लेवल्स के लिए अदानी पावर पर आपको रखनी है नजर। गुजरात एल्कलीज, जरा कुणाल जी इसके चार्ट पर राय दें। अच्छे मूव में है, 4% ऊपर। देखिए चार्ट भी बहुत ही दमदार है दीपांशु, और इस स्टॉक पर मैंने और राकेश जी ने नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की भी राय दी थी। चार्ट अगर आप देखें तो आज इसमें 800 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और अगर आज क्लोजिंग 800 के ऊपर होती है तो मेरी राय में स्टॉक फिर आपको 900-912 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो जिन्होंने भी खरीदा हुआ है बिल्कुल होल्ड करके चलने की राय। ओके, खरीदा हुआ है तो बिल्कुल होल्ड करके चलिए। गुजरात एल्कलीज, इस पर भी आपको जबरदस्त मूव आती हुई दिख रही है। अगर आप ICICIdirect.com यूज़ कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए तो वहाँ पर परेशानी है इस समय। कंपनी ने ही थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट डाला है कि फ़िलहाल ICICIdirect.com में परेशानी आ रही है और उनकी तरफ से कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए, बट अभी लग रहा है कि सिस्टम उनका डाउन है। देखते हैं कितनी देर में ये रिकवर कर पाते हैं, बट मूवमेंट वहाँ पर नहीं हो पा रही है। और कई सारे व्यूअर्स भी हमें ट्वीट करके कह रहे हैं ICICI डायरेक्ट में परेशानी है। कंपनी की तरफ से भी अभी बयान आया है कि हाँ, परेशानी इस समय बनी हुई है और वो जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश कंपनी की तरफ से इस समय जारी है। ICICI सिक्योरिटीज़ का भी शेयर फिलहाल आपको फिसलते हुए दिखेगा। ओके, तो ये है आपके लिए ICICI डायरेक्ट, जहां पर आप थोड़ा कमजोरी वाला एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। कमजोरी वाला एक्शन एस्ट्रल के चार्ट पर भी बना हुआ है। वागले साहब, एस्ट्रल का चार्ट देखें, 2000 के नीचे अभी आया है सर। क्या बन रहा है इस चार्ट का स्ट्रक्चर? दीपांशु, वीक तो है, पिछले 5-6 दिनों का बॉटम इसने ब्रेक किया है, वो भी वॉल्यूम के साथ, तो और नीचे तो जाएगा। ये 1900 के आसपास नीचे जाना चाहिए, अभी 1955-60 है। हल्का सा बाउंस बैक आता है 1970-75, वहां पर भेज सकते हैं, मे बी इवन 1980 तक जा सकता है, उसके ऊपर जाना मुश्किल है। 2000 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1900 का पहला टारगेट, 1880 का दूसरा टारगेट। ओके, तो 1900 और 1880 के टारगेट्स, यानी कि यहाँ से और कमजोरी दिख सकती है जहां तक एस्ट्रल का सवाल है। किरण जी, मुथूट फाइनेंस, सुबह कुछ बड़े सौदे भी होते हुए दिखे थे इस काउंटर में, और उसके बाद दबाव में ही बना हुआ है स्टॉक, 1300 के लेवल को होल्ड कर रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा है, बट डेज लो से ज्यादा दूर भी नहीं है। क्या करना है सर मुथूट फाइनेंस में? इसने आज सवेरे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो कि लगभग 1328 के आसपास थी वो तोड़ दिया है। तो मेरा मानना है कि जब तक इसके नीचे है तो वीकनेस बढ़ती नजर आ जानी चाहिए, पर एक 1300 पे एक ऑप्शन सपोर्ट है। तो मेरा मानना है कि वो 1300 एक बार निकल जाए तो फिर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जो कि आज के लोज ही नहीं उसके नीचे भी ट्रेड करते नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट जो बड़ा सपोर्ट है वो 1245-1250 के आसपास है, वो टेस्ट होना चाहिए। तो अगर किसी के शॉर्ट पोजीशंस है तो मैं शॉर्ट पोजीशंस रखने के लिए सलाह दूंगा, और आपका स्टॉप लॉस कैश लेवल्स पे 1335 का रखने की सलाह है। 1335 के स्टॉप लॉस के साथ, और आप यहाँ पर शॉर्ट करिए। अगर शॉर्ट पोजीशन है तो उसे आप मेंटेन करिए, बट वीकनेस तो इस पर आ ही रही है। ग्रैन्यूल्स, बंसल जी इसका चार्ट देखें, बाकी फार्मा शेयर्स में कमजोरी है पर इस पर अभी एक थोड़ी मूव आती हुई दिख रही है। ग्रैन्यूल्स पर कोई राय सर? दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, पिछले 3-4 दिनों से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बस एक ही चीज नेगेटिव है, ऊपर में 322 के अराउंड थोड़ी हर्डल मिल रही है, बट यहाँ पर भी रिस्क वर्थ टेकिंग लगता है। 318 के अराउंड चल रहा है। 313 एक अच्छा बेस है, जिनके पास है 313 के टारगेट से बने रहे, और ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। 322 के अराउंड रुक रहा है, बट वो लेवल्स टूटेंगे और टूटने के बाद 327-328 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो ये है आपके लिए ग्रैन्यूल्स पर राय। इस बीच जी बिजनेस ने आपको कुछ समय पहले एक एक्सक्लूसिव रिसर्च बताई थी जिंदल फोटो जिंदल पॉली के बारे में, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट के बारे में। डीलिस्टिंग के प्रस्ताव आए थे और हमने आपको तब कहा था कि इन कंपनीज में वैल्यू बहुत है जो शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो जिस तरह का इंडिकेटिव डीलिस्टिंग प्राइस सामने से कंपनीज की तरफ से आया था वो सही वैल्यू का नहीं था, वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है और इसका इम्पैक्ट देखिए, डीलिस्टिंग प्रस्ताव इनका फेल हो चुका है। तो आइए डिटेल समझते हैं क्या थी वैल्यू, क्यों हुआ ये ऑफर फेल। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए। दीपांशु, जी बिजनेस की जो रिसर्च थी इसका असर देखने को मिल रहा है। जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स, इसका तो डीलिस्टिंग जो प्रस्ताव था वो 31 जनवरी को ही खारिज हो गया। कल जो है जिंदल फोटो की तरफ से अपडेट आया जहां पर शेयर होल्डर्स ने और सेबी के नियमों के मुताबिक अगर आप देखें तो ये जो डीलिस्टिंग प्रस्ताव है ये पारित नहीं हुआ। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है एक बार दोबारा आपको जो है रिवाइज करके बता देता हूँ। दरअसल अगर आप देखें तो दोनों कंपनीज को जो है प्रमोटर जो है डीलिस्ट करना चाहते हैं और इसके पीछे का कारण है कि कंपनी के अंदर डीप वैल्यू है जो कि 6 महीने पहले नहीं थी लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू नज़र आ रही है। दोनों के पहले इंडिकेटिव प्राइस जो थे वो जान लेते हैं। अब तो हालांकि ये ऑफर फेल हो गया लेकिन फिर भी समझने के लिए केस को, जिंदल फोटो अगर आप देखें तो प्रमोटर जो है 269 का इंडिकेटिव प्राइस दे रहे थे और जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स में 253 रुपए का। अब मामला क्या है, दरअसल अगर आप देखें तो वैल्यू ऐसे है दोनों की कंपनीज के, अगर आप देखें तो इंडिविजुअल कोई भी आय नहीं है, कोई भी मुनाफा नहीं है और आज से नहीं सालों से अगर आप देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स में तो आपको आय का आंकड़ा बिल्कुल शून्य, जीरो नजर आएगा। लेकिन खास बात यह है कि दोनों कंपनियों के पास जिंदल इंडिया पावर प्लांट में जो हिस्सेदारी है। अब ये पावर प्लांट दरअसल अगर आप देखें तो कुछ समय पहले काफी स्ट्रेस था, कर्ज काफी ज्यादा था, लेकिन प्रमोटर्स ने जो है एक स्पेशल माध्यम से इस प्लांट को जो है रिवाइव किया और क्रेडिटर्स के साथ जो है सेटलमेंट किया 2,500 करोड़ के आसपास में। अब फिलहाल अगर आप देखें तो ये प्लांट पूरी क्षमता पर चल रहा है और इस प्लांट में देखें तो सालाना 3,000 करोड़ की आय होती है, 300 करोड़ का मुनाफा होता है। रिप्लेसमेंट वैल्यू के लिहाज से अगर आप इस प्लांट को वैल्यू करके देखेंगे जिसमें इन दोनों कंपनी हिस्सेदारी होल्ड करते हैं तो 6,600 करोड़ है। लेकिन हमने सेफर साइड जो है जितने भी कॉस्ट हैं, टैक्सेस हैं, वो हटाकर भी अगर इसकी वैल्यूएशन आंकना चाहा तो 3,500 करोड़ के आसपास आती है। अब सीधा कैलकुलेशन पर आता हूं कि इतनी डीप वैल्यू प्रति शेयर के लिहाज से क्यों है। तो जिंदल फोटो में देखें तो जो पावर प्लांट का जिक्र मैं अभी कर रहा था, जो कंपनी जो है करीब 300-350 करोड़ का जो है मुनाफा प्रतिवर्ष दर्ज कर सकती है, वहां पर 42.9% हिस्सेदारी है, यानी इसकी वैल्यू निकल कर आती है हिस्सेदारी के हिसाब से 1,501 करोड़। जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स की 45.11% यानी करीब 1,580 करोड़। अब नंबर ऑफ शेयर्स के लिहाज से अब देखिए जिंदल फोटो और जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स, तो जिंदल फोटो और जिंदल पॉली समवॉट करीब 1 करोड़ शेयर के आसपास के हैं। तो यानी अगर आप इसकी जो वैल्यू प्रति शेयर निकाल कर देखते हैं, एक बार दोबारा आपको बता देता हूं, जिंदल फोटो 1477 रुपए प्रति शेयर की वैल्यू निकल कर आती है अगर आप स्टॉक को जो है सही तरीके से वैल्यू करना चाहें, और जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट की आती है करीब 1,512 रुपए। और यही कारण है कि हमने सही समय पर जो है निवेशकों को सतर्क किया और ये जो डीलिस्टिंग प्रस्ताव है ये फेल हो गया। इंडिकेटिव प्राइस कितना आया था? देखिए इंडिकेटिव प्राइस तो देखिए जिंदल फोटो का 269 और पॉली का, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स का 253 रुपए और 1,400-1,500 की फेयर वैल्यू निकल कर आ रही। तो कोई सेंस ही नहीं मेक करता कि इन्वेस्टर्स इसमें या शेयर होल्डर्स इसमें टेंडर करें, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है और जो प्राइस कंपनी ने सामने रखा था वो बहुत कम था और इसलिए आप देख रहे हैं कि ये प्रस्ताव फेल हो गए हैं। चलिए, ये है जिंदल फोटो जिंदल पॉली, फिलहाल 5% के अपर सर्किट पर दोनों इस समय हैं। आइए, क्लोजिंग शो का पहला बिगुल पूरे आधे घंटे बाद आ रहा है, थोड़ा सुस्त बाजार भी है, पर अब देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का भाव चल रहा है 3,035, 3,040। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स कल का हाई ब्रेक कर रहा है। एशियन पेंट्स मेरे को लग रहा है कि यहां से 2 से 3 दिनों के अंदर एक बढ़िया और एक ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 2990 ये नीचे में स्टॉप लॉस लगा है एशियन पेंट्स में और यहां पे खरीदारी करें। ऊपर में जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो है 3100 का लेवल भी ब्रेक होगा और 3150 रुपए तक का मूव एशियन पेंट्स में नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें 2990 के स्टॉप लॉस से 3100 से 3150 के टारगेट्स के लिए।
ओके, तो 3100 से 3150 के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। एशियन पेंट्स, चलिए बाय कॉल आ रहा है इस पर, क्योंकि कच्चे तेल के दाम काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। कच्चा तेल अब $116 के नीचे आते हुए दिखा है, तो एशियन पेंट्स को इसका फ़ायदा भी हो रहा है और स्टॉक भी आपको मूवमेंट में आते हुए दिख रहा है। 2.5% नीचे आपको कच्चे तेल के दाम इस समय दिखेंगे। MCX, इस पर डालिए नजर। वागले साहब, सुबह खरीदारी की राय दी थी, स्टॉक थोड़ा वहां से फिसला है, बट वापस थोड़ा मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। MCX अगर सुबह नहीं ट्रेड किया तो क्या ये एंट्री के लेवल्स हैं सर? दीपांशु, सुबह का जो मेरा व्यू था वो तो गलत हो गया क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन अगर आज क्लोज अगर 1470 के पार होता है या 1465 के पार भी होता है तो स्ट्रेंथ बनी रहेगी, पैटर्न अभी भी इंटैक्ट होगा। पोजिशनली मेरा 1600 तक का टारगेट है, लेकिन ये पोजिशनल व्यू है, एक दो दिन का व्यू नहीं है, एक आध हफ्ते 10 दिन का। लेकिन 1465-66 के पार निकलने के बाद इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 1440 का होना चाहिए। 1440 के स्टॉप लॉस के साथ MCX पर आप रखें नजर। वापस एक्शन में आने की कोशिश कर रहा है। एक्शन में DLF आ रहा है और अभी अभी एक बड़ा स्पाइक आया है। सुबह हम DLF के बारे में बात भी कर रहे थे, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी इस पर एक कॉल भी लेंगे, पर आइए एक चार्ट कॉर्नर का भी गोल ले लेते हैं उससे पहले। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पे DLF ही है। जैसे आपने बोला कि एक बड़ा स्पाइक आया है, तो ब्रेकआउट वाला स्पाइक आया है स्टॉक के अंदर, एक ब्रेकआउट साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, बहुत लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। खरीदारी की राय है DLF में। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, चार्ट पर एक कंजेशन है दीपांशु, और ये कंजेशन लगभग 360 रुपए के आसपास है, और हम देख रहे हैं कि 3-4 दिनों से इस कंजेशन एरिया को पार करने में DLF असमर्थ रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बड़े वॉल्यूम के साथ इंट्राडे चार्ट्स पर 360 के ऊपर स्टॉक निकला है, तो हमने तुरंत इस पर खरीदारी की राय दी है। यहां पर बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस 361 रुपए पर, 361 पर 5 रुपए नीचे रखें। पहला टारगेट होगा 375 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 382 रुपए का। 382 के टारगेट के लिए DLF में खरीदारी करें, और डिस्क्लेमर याद रखें कि मेरा इसमें लंबी अवधि से निजी निवेश। एब्सोल्युटली, कुणाल जी के पोर्टफोलियो में भी है ये स्टॉक और जबरदस्त एक्शन में भी है। डिप आया था ओपनिंग हाइस के बाद, बट अभी जबरदस्त स्पाइक इस पर आते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर में सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे अपनी शानदार शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ, पर उससे पहले सिद्धार्थ जी के लिए बिगुल सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, ये हिंदुस्तान का चहीता एसेट क्लास है म्यूचुअल फंड्स, और ये कंपनी है निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, नैम इंडिया। नैम इंडिया पे खरीदारी की राय है। पहले मैं शॉर्ट टर्म पोजिशनल टारगेट बता दूं, वो होगा 375 का, और अगर लॉन्ग टर्म किसी ने 6-12 महीने के लिए रख लिया तो टारगेट होगा 485 का। निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, नैम इंडिया पे खरीदारी की राय है। AMC बिजनेस, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस तो ग्रो बहुत दमदार कर रहा है, AUM भी बढ़ रहा है, SIP भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भारत में, और रिटेल निवेशक का जो कन्विक्शन है इंडियन मार्केट्स में, वो म्यूचुअल फंड के AUM और SIP के नंबर्स से दिख रहा है। निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है म्यूचुअल फंड AMC बिजनेस का, इसको जरूर खरीदना चाहिए। 375 शॉर्ट टर्म और 485 लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये हैं दो टारगेट्स आपके लिए। निप्पॉन लाइफ इंडिया यानी कि नैम, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट खरीदें 375। दूसरा टारगेट सीधा 485, बीच में कुछ भी नहीं। नहीं 485 12 महीने का टारगेट है, और ये वाला 375 वाला 12 घंटे का। नहीं 2-3 महीने का। चलिए ठीक है, सोमवार तक का टाइम देते हैं, बस ज्यादा लीजिए आप, 36 घंटे 72 घंटे जो भी। ओके, तो ये है सिद्धार्थ जी की तरफ से राय नैम इंडिया खरीदारी करने की आपके लिए। आइए स्वागत करते हैं सेठी साहब का। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है आपका सेठी साहब, नमस्कार। बताएं सर, क्या इरादा है आज?
अनिल जी। तो अनिल आज खरीदारी तो करी है, बट आज एक ही स्टॉक खरीद। ये सेठी साहब ये बताइए, सेठी साहब एक मिनट, ये आपका कनेक्शन जैन साहब के यहाँ पहुंच गया, जैन साहब का आपके यहाँ आ गया क्या? कुछ इंटरचेंज किया आपने? नहीं अनिल जी, आपकी आवाज वापस नहीं आई। हाँ तो कैसे आएगी? पहले जैन साहब के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, उनका कनेक्शन चुस्त दुरुस्त करवाया तो आपके यहाँ खराब हो गया। कुछ ऐसा तो नहीं आपने एक्सचेंज कर लिया? नहीं एक्सचेंज तो कुछ नहीं किया, पता नहीं है, नेटवर्क चेक कराना पड़ेगा। मैं तो ऑफिस में ही हूँ। हाँ, अभी अनिल जी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। एक टेलीकॉम कंपनी खरीद ही लीजिए आप। बताए सर। बिल्कुल अनिल जी, एक ही स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, और आज F&O का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिग्गज PSU बैंक, और इसके मार्च फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह, जो कि अभी 489 के लेवल पे ट्रेड करता है। इसमें स्टॉप लॉस रखना है 485 का, और मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 500 रुपए का और 510 का। देखिए अनिल जी, बहुत ही दमदार क्वालिटी की PSU बैंक है, और इसके वैल्यूएशन को अगर देखेंगे तो अगर आप ईयर से कंपैरिजन करेंगे इस साइज की जो अदर बैंक्स है, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ICICI बैंक और HDFC बैंक, तो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। ये स्टॉक आप प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 1.6 टाइम्स पे ट्रेड करता है, जबकि ICICI बैंक वुड बी क्लोज टू 3, HDFC बैंक वुड बी क्लोज टू 4। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के हिसाब से भी उनसे बहुत ही सस्ता ट्रेड करता है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। कासा रेशियो अराउंड 45% का है, फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 14% के आसपास का है। मुझे लगता है बाजार में वापस से जो तेजी होगी, अगर होगी, और मेरा मानना है डेफिनेटली होगी आने वाले वीक में, इट वुड बी लेड बाय बैंकिंग स्टॉक, और उसमें ये PSU बैंक, लीडिंग PSU बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए आज के जो बाजार की गिरावट है उसका फायदा उठाते हुए, और मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 500 रुपए का। ये आप बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर तेजी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, होगी तो देखते हैं, तो मैं कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। नहीं अनिल जी, अगर तेजी तो निकल गया, फिर मैंने उसको करेक्ट किया, होगी। हाँ अच्छा, मेरे निकल गया। अगर तेजी होगी, बट अगले वीक डेफिनेटली मुझे लगता है तेजी होगी बाजार में। हाँ ऐसे बोलो ना आप, अगर ऐसा सोचने लग जाए तो फिर बाकी का क्या होगा? तो सेठी साहब भी अकेले एक्सपर्ट है जिन्होंने मेरे ख्याल से लाइफ में 1 या 2 बार ही आपने शॉर्ट कॉल दिया अब तक मेरे ख्याल से। हाँ 1-2 बार ही, वो भी मुझे याद भी नहीं अब तक कब दिया, कौन सा स्टॉक दिया। हालांकि एक बार दिया होगा भूलते, और वो भी अगर दिया होगा तो आशु जी को याद होगा। आशु जी से पता करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक शॉर्ट करने की सलाह दी थी कभी भी। ओके, तो ये है आपके लिए SBI, सेठी साहब की तरफ से भरोसे वाला पिक वायदा कारोबार में। सर आज कैश कॉल कोई भी नहीं? नहीं दीपांशु, आज कैश का कोई स्टॉक नहीं है। मुझे आज कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई अच्छा कैश का स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो मंडे को देखते हैं, कंपेंसेट करेंगे, एक एक्स्ट्रा दे देंगे मंडे को। चलिए कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा कॉल जरूर लेंगे हम सेठी साहब के साथ मंडे को, बट फिलहाल SBI पर है सेठी साहब का भरोसा। 500 और 510 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर कर सकते हैं खरीदारी। थोड़ी देर में अनिल जी से लेंगे उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी भी। फिनिशिंग टच चल रहा है। फिनिशिंग टच सर? यस, चलिए बस 2 मिनट और, ठीक है। तब तक किरण जी का कमाल ले लेते हैं। आइए बिगुल। बताएं किरण जी। दीप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल है और बड़े टारगेट्स है। बाय करना है गोदरेज प्रॉपर्टी, अभी कैश में 1620 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने एक ब्यूटीफुल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ, और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1595 का, और टारगेट्स के लिए 1750 और 1800 ये 1.5 हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। तो डिलीवरी बेस्ड बाय करे या फ्यूचर्स में बाय करे तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 1595 का, और टारगेट 1750 1800 ये बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। बहुत ही बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पूरे रियल एस्टेट पैक में बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। गोदरेज और DLF इसको अभी लीड कर रहे हैं। नजर रखिए इन दोनों काउंटर्स पर, आपको बड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है। देखते हैं राकेश जी, कुणाल जी ने कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया है। बिगुल उनके लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड में खरीदारी की राय है। एक तो डेली चार्ट्स पर इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है,
और अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो 113.50 113 रुपए 50 पैसे की एक नेकलाइन को तोड़ा है। शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक ब्रेकआउट है, बड़े चार्ट पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। अशोक लीलैंड है चार्ट कॉर्नर पे। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर आप देखें बाकी बाजार कमजोर है, लेकिन अशोक लेलैंड में हमने कल भी बड़ी जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी थी। कल भी डे हाई के आसपास बंद हुआ और आज आपने देखा कि लगातार ये अपना ग्राउंड होल्ड किए हुए है और अब इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है 113 रुपए 50 पैसे के ऊपर, जैसे राकेश जी ने कहा। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। यहां पर एक स्टॉप लॉस रख लें, 1-1.5 रुपया नीचे स्टॉप लॉस रखें, यानी कि 112 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है। पहला टारगेट होगा 116 रुपए 50 पैसे का और इवेंचुअल टारगेट 118 रुपए का, जिसके लिए अशोक लेलैंड में खरीदारी कराए। ओके, तो यह है अशोक लेलैंड और एकदम ब्रेकआउट के कगार पर ही आपको इस पर राय आती हुई दिख रही है। 116.50 और 118 के टारगेट। बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा दीप, एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च जी सर। हाँ, एक मिनट, कहाँ है हमारे बाकी सारे एक्सपर्ट को भी जरा दिखा दीजिए एक बार फटाफट। आज तक हाईएस्ट भाव किसी शेयर का कितना सुना है आप लोगों ने? बोलो कुणाल जी, महंगे महंगे शेयर आपके पास ही होते हैं और किसी के पास नहीं होते। अनिल जी, हाँ अनिल जी, बर्कशायर हैथवे है अनिल जी, विश्व का सबसे महंगा अरे शेयर। प्रभु, यहाँ हिंदुस्तान के शेयर ट्रेक नहीं आ रहे, यहाँ के बताओ। यहाँ तो अनिल जी MRF है, लगभग 1 लाख तक पहुंचा था, बराबर ना? पहुंचा नहीं, टच हो गया, थोड़ा सा नीचे आ गया। 96, 97। जी जी, 90 विशेष जी बताइए। विशेष जी, विशेष जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लगता है हमसे संपर्क फिर से करते हैं। जी विशेष जी, सुन पा रहे हैं? हाँ अनिल जी, अगर इंटरनेशनल की बात करें तो बर्कशायर हाथवे अनिल जी ऑलमोस्ट $5.25 लाख, और इंडिया की बात करें तो MRF अनिल जी 98,000 समथिंग गया था मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कोई शेयर 1.5 लाख 1,60,000 इससे ज्यादा का हो या हो जाए तो भरोसा करेंगे? अनिल जी हाँ कर लेंगे अनिल जी। हाँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। अच्छा लेकिन एक मिनट कुणाल जी, रुकिए भावनाओं को जरा काबू में रखें। अच्छा, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, एक ऐसा शेयर जो 1,61,000 रुपए में बिकने को तैयार है। 1,61,000 और ऐसा लगता है उसमें भी बहुत सस्ता है, इसमें कहीं ज्यादा बिकना चाहिए। और मतलब क्या कितनी बड़ी कंपनी है? और मजे की बात ये, उसका दाम चलता है कितना? सुमित जी की रेंज वाला 50 रुपए, 50 से कम। 50 से कम? हाँ, 50 से कम का शेयर 1,61,000 में बिकने को तैयार है, और वो भी औने पौने दाम पर। आंखें खुल गई बहुत ज्यादा। थोड़ी देर में पूरी डिटेल लेकर हम आ रहे हैं आपके सामने, मिस मत कीजिएगा ये। तब तक आइए 2:30 बजे की स्ट्रेटजी कर लेते हैं। बिल्कुल अनिल जी के लिए। सुस्ती है सर, करीब 40-50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको 1/4% की गिरावट दिख रही है और एकदम सपाट यूरोप के बाजार है। बहुत मिला जुला कारोबार है, बिल्कुल सपाट है। अच्छी बात है, कच्चा तेल फिसला है सर, 2.5% नीचे कच्चा तेल आया। पर एशिया में आज कमजोरी थी, हांगकांग के बाजार 2.5% फिसले थे, चाइना 1% नीचे था। तो ग्लोबल मूड माहौल सुस्त है, बट एक ही अच्छी बात है कि कच्चा तेल गिरा हुआ है सर। क्या करना है? दीप, आज कुछ करने का मन ही नहीं है। नहीं ना, मतलब आज है ना, मतलब वो अंदर से ऐसी फीलिंग ही नहीं आ रही कि कोई एक तरफ का डायरेक्शनल मूव लेना चाहिए। 2-3 चीजें बता दूं। पहला तो ये कि यूएस भी 25-50 ऊपर नीचे, तो कोई खास कैसा रहेगा पता नहीं जी। कच्चा तेल आपको कंफर्ट दे रहा है 116 पर, धीमे धीमे नीचे आ रहा है, सरक रहा, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। और यूएस फ्लैट है, वो भी पॉजिटिव है, न्यूट्रल है। मतलब नेगेटिव में पता नहीं कुछ भी आए तो वो मालूम नहीं क्या आ सकता है। एक और न्यूट्रल या फिर संकेत जो बड़ा होगा वो बाइडेन साहब की पोलैंड की यात्रा और उसके बाद के जो भी कमेंट्स आएंगे, जो भी एक्शन होगा वो वीकेंड के। तो मैं ये सोचता हूँ आज वीकेंड एंजॉय किया जाए। अच्छा, हाँ, कुछ करने के बजाय सोमवार के लिए टाला जाए मामले को जी। और जो पोजीशन आपकी है, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है 17,000 का पुट खरीद कर हेज कर लें। शॉर्ट पोजीशन है तो 17,300 का कॉल या 17,400 के कॉल को के साथ हेज कर लें। जैसा आपको ठीक लगे उस तरह से हेज करके आप चल सकते हैं। कोई बहुत
मतलब क्लियर कट मंडे का डायरेक्शन बहुत सारे ट्रिगर्स पे है, तो ओवरनाइट फ्रेश पोजीशन बनाने की राय नहीं है। जो पोजीशन आपकी है, क्योंकि क्या हो गया दीप, 5-7 दिन हो गए रेंज में, अब रेंज से बाहर निकलना है ना, तो निकलने के लिए तैयारी है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, अब ये निकलने की तैयारी हो सकता है अगला हफ्ता देखो एक इन ट्रिगर्स के बीच में कुछ बड़ा ट्रिगर निकल कर आ जाए, है ना, हो सकता है बिल्कुल। रशिया यूक्रेन का अच्छा या बुरा, वो रेंज ऊपर या नीचे तोड़ दे। दूसरा, मंथली एक्सपायरी भी है, तो उस समय थोड़ा बड़ा एक्शन होता भी वीकली के बजाय। तीसरी चीज ये कि अगर आप तेजी के हिसाब से सोचे तो आप ये सोचेंगे कि एक तरफा तेजी करने के बाद बाजार एक हफ्ता हो गया 17,000 तोड़ता नहीं है, मेंटेन कर रखा है, अच्छा है। नेगेटिव आप सोचेंगे तो बोलेंगे आके अटक गया, अब ऊपर नहीं जा रहा, जितना जाना था चला गया, अब देखो यहाँ बहुत पसीना आ रहा है। करेक्ट। सो दोनों तरफ के ट्रिगर्स बराबर है, और ऐसे में जब क्लैरिटी नहीं हो तो रोज रोज कुछ करना जरूरी नहीं। एग्जैक्टली। अब फिर भी बचे हुए समय के लिए 17,200 17,225 ऊपर की रेंज है, जहां पर आए तो पोजीशन हल्की करिए। 17,200 के पुट पर 48 लाख शेयर है, कॉल्स पर 60 लाख शेयर है, इसके ऊपर बंद होने में आएगा पसीना। अगर आज 17,175 17,225 की रेंज में आखिरी 1 घंटे में आपको बाजार मिलते हैं तो वहां पर धीमे धीमे हल्का होना चाहिए आपको। 17,175 17,225 नीचे की तरफ 16,975 17,000 के आसपास आए तो वहां पर आप थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं और शॉर्ट काट सकते हैं। ये निफ्टी की बात है। बैंक निफ्टी 35,300 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे कंफर्ट नहीं दे रहा है। मेरे लिए खरीदने की रेंज सीधी बाद में बनेगी, वो बनेगी 34,625 34,750, जो कि दूर है। 35,300 के नीचे अब हल्का सपोर्ट जो आएगा दीप, वो 34,900 से 35,050 के बीच में 150 पॉइंट की रेंज। आज हम वहां रुक जाएंगे 34,900 35,050, लेकिन कंफर्ट यहाँ पर कम है और बैंक निफ्टी उठने नहीं दे रहा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ्रेश बड़ा ट्रेड लेने की जरूरत है। तो आराम से वेट एंड वॉच वाला मामला है, और डेटा भी ऐसे दिखा रहे हैं 35,500 के ऊपर बंद होने में पसीना आएगा। 14 लाख शेयर पुट में है, 16 लाख शेयर कॉल में है, तो 35,500 35,600 के आसपास आएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे की तरफ 34,900 35,050 आएगा तो शॉर्ट में प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी इंतजार कीजिए। नया कुछ करने जैसा आज बाजार दिख नहीं रहा है, नया कुछ नहीं दिख रहा, रेंज में ही है बस। ठीक है, डन सर। चलिए अब बढ़ते आगे। सब लोगों ने अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए हैं, और जिन जिन लोगों ने इस स्टॉक का नाम सही बताया है उनको बधाई के साथ साथ एक चीज और करना चाहता हूँ, आप लोगों के पास इतना टाइम है कि ऐसे स्टॉक पे इतने टाइम से रिसर्च कर रहे थे जो ट्रेड नहीं होता, जिसमें पता है कि शेयर 50 से कम का है। सुमित जी इधर देखिए सामने, 50 से कम का शेयर, आपको चार्ट्स भी देखने पड़ेंगे इसके, इसलिए बता रहा हूँ कि ये 50 से कम वाला शेयर 1.5-2 लाख रुपए कितने टाइम में होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो 50 से कम वाला शेयर है, वॉल्यूम बहुत ही कम है, और उसके भी नाम याद रख रखे हैं, ये तो बड़ी चीज है। ओके, तो आइए बढ़ते हैं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च की तरफ। वरुण दुबे हैं हमारे साथ तैयार। ओके, वरुण पहले तो शेयर का नाम बताओ। एलसिड इन्वेस्टमेंट। एलसिड इन्वेस्टमेंट खाली बीएससी पर है? हाँ शायद खाली बीएससी पर। मार्केट कैप कितना है? 34 लाख। 34 लाख 34 लाख रुपए? हाँ 34 लाख रुपए। 34 लाख रुपए? 34 लाख रुपए। अभी भाव 17 रुपए। हाईएस्ट कितना हुआ है? अनिल जी हाईएस्ट भी इसके आसपास मेरे ख्याल से हाई पे ही चल रहा है। हाई पर है? स्टॉक ट्रेड नहीं होता अनिल जी, प्रॉब्लम ये है कि कोई सेलर ही नहीं है। ओके, अब बताइए, ये तो आपको बेसिक डिटेल्स मिल गई। अच्छा, कुछ कंपनी के प्रमोटर्स पेरेंटेज काम के बारे में बताएंगे? हाँ अनिल जी बताइए। हाँ जी, इस कंपनी के प्रमोटर जो है बेसिकली वो एशियन पेंट्स के प्रमोटर है। ये एशियन पेंट्स के प्रमोटर है। ये एशियन पेंट्स के प्रमोटर है। ये मालिक है एशियन पेंट्स के? हाँ, 2.95% सम्मान से देखिए भाई, 17 रुपए के हिसाब से 34 लाख के मार्केट के। मैं 34 लाख रुपए में एशियन पेंट्स का मालिक बन सकता हूँ? अनिल जी अभी इसमें बहुत मैं अपना वाला घर बेच के खरीद लूं पूरी कंपनी। बहुत इंटरेस्टिंग है अनिल जी। और इस कंपनी के भी जो प्रमोटर्स है ना, वकील्स जो है वो भी एशियन पेंट्स के प्रमोटर जी। तो दानी और वकील दो परिवार जो है, तो जो एशियन पेंट्स के प्रमोटर है, तो वकील जो है वो एलसीड के भी प्रमोटर्स है, और एलसीड का 2.95% का जो हिस्सा है वो एशियन पेंट्स। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि एलसीड इन्वेस्टमेंट वो कंपनी है जिसके पास एशियन पेंट्स की सबसे ज्यादा होल्डिंग है। सबसे ज्यादा होल्डिंग है 2.95। अब उसकी डिटेल बताओ, कितनी होल्डिंग है? 2.95%। 3%? हाँ 3% के आसपास की होल्डिंग उसमें है। ओके, और उस 3% की होल्डिंग की वैल्यू कितनी समझी जाए? 8,500 करोड़। 8,500 करोड़, $1 बिलियन से ज्यादा। राइट। और भाव और अभी वैल्यू 34 लाख 35 लाख मान लो राउंड फिगर में। किसकी? इनकी एलसीड 34 लाख की है।
34 लाख की वैल्यू है कंपनी की मार्केट कैप, और कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट है वो है 8,500 करोड़ का। लवली। अच्छा, अब डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं वो बताइए। तो अब इंटरेस्टिंग अनिल जी ये है कि इस कंपनी ने एक डिस्क्लोजर दिया है कि ये कंपनी जो है वो डीलिस्ट होना चाहती है। ओके। अब शेयर का प्राइस जो है वो 17 रुपये का है, वो भी पिछले 1-2 दिन में ही एक आध ट्रेड हो गया तो उसमें 17 रुपये पहुँच गया। लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे ये है कि जिस प्राइस पे डीलिस्ट करना चाहते, तो जिस प्राइस पे डीलिस्ट करना चाहते हैं वो है 161023, यानी कि 1,61,000 रुपये प्रति शेयर के भाव पे ये कंपनी डीलिस्ट होना चाहती है। 17 रुपए वाला? 17 रुपये वाला 1,61,000 रुपये प्रति शेयर। 23। ओह माय गॉड। 9471 टाइम्स 10,000 गुना प्रीमियम। 10,000 गुना प्रीमियम, हाँ आप वो समझ लीजिए। तो लेकिन अनिल जी इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि 10,000 गुना प्रीमियम पे डीलिस्ट होना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि अपनी वैल्यू से 63% नीचे डीलिस्ट हो रहे हैं अब भी। हाँ। अच्छा समझिए, जो ये 1,61,000 रुपए की प्राइस का डीलिस्टिंग ऑफर दिया है, इस पर मार्केट कैप कितना बनता है कंपनी का? अनिल जी ये तो निकालना पड़ेगा नहीं जी मुझे, क्योंकि वो निकाला नहीं है मैंने। लेकिन आप कह रहे हैं कि 63% कम है, तो इसका मतलब 8,500 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट है, और वही इनका मेन इन्वेस्टमेंट है अनिल जी। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इनके पास। मेरे ख्याल से 197 जो है हमारा, उसके भी कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो बहुत मामूली से शेयर्स है। ओके। तो उसकी वैल्यू अगर 190 पेटीएम। हाँ पेटीएम की शेयर भी है इनके पास? है इनके पास, इनके इसमें था एनुअल रिपोर्ट में है, लेकिन वो बहुत मामूली से अनिल जी। मेन इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो एशियन पेंट्स का ही है। हाँ, तो एशियन पेंट्स का इनके पास, आप ये बोल रहे कि 63% कम वैल्यू पे कर रहे हैं, तो इसका फेयर वैल्यू क्या बनता है? 4,26,500 रुपए प्रति शेयर, ये रेट होना चाहिए इसका। 4.25 लाख रुपए में ये शेयर होना चाहिए। एक शेयर होना चाहिए। रोज सुबह उठते ही ऑर्डर डालो, किस दिन प्रभु प्रसन्न हो जाए। आज भी अनिल जी 2 लाख के बाय ऑर्डर्स है। बाय है ना? प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कोई है नहीं, इसमें शेयर्स ही 2 लाख के टोटल। 2 लाख शेयर है। अच्छा, टोटल लिक्विड शेयर, हाँ तभी तो 34 लाख का हुआ। 17 रुपए का भाव, 2 लाख शेयर, 34 लाख का मार्केट कैप। और उसमें से भी 1.5 लाख शेयर जो प्रमोटर के पास है, बचे कुछ 50,000 जो है, उसमें से भी सिर्फ 25,000 जो है वो पब्लिक के पास है, बाकी 25,000 भी कुछ, और जिनके पास है वो तो मार के बैठे हैं कुंडली, कोई बेचेगा? कौन बेचेगा? सो अब ये सवाल है कि अगर ये डीलिस्टिंग करने जा रहे हैं, क्या भाव में आपने बताया? 1,61,000, वो भी इतनी कम है? वो भी कम है। और डीलिस्टिंग पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं प्रमोटर? 806 करोड़। ओके। अब वो भी इंटरेस्टिंग अनिल जी कि 806 करोड़ खर्च कर रहे हैं, और बेसिकली अगर समझो डीलिस्ट हो जाता है तो 8,500 करोड़ का पूरा माल इनका है ना। तो जो इनको फायदा हो रहा है अगर डीलिस्ट हो गया तो वो है 1,300 करोड़ का। ओ, 1,61,000 रुपए में खरीद के भी 1,300 करोड़ रुपए कमाएंगे। क्योंकि वो जो 25% जो शेयर होल्डिंग ये खरीदना चाहते हैं, उसकी वैल्यू करीब 2,200 करोड़ के आसपास की है। 2,100-2,200 करोड़, और ये खर्चा कर रहे हैं 800 करोड़, तो उसमें भी फायदा है 1,300 करोड़ का। तो भाइयों, जिस तरह से हमने आप लोगों को समझाया कि अगर, वैसे तो इसमें तो शेयर ही इतने कम है, ये तो ज्ञान के लिए ज्यादा है, काम के लिए कम है। जैसे हमने वेदांता में आपको समझाया, नहीं देना है डीलिस्टिंग में। डीलिस्टिंग में कोई भी प्रोमोटर शेयर लेना है, एक चीज ध्यान रखो, उससे बोलो अगले 3 साल के 5 साल के वैल्यूएशन अभी दे। हमने आपको जिंदल फोटो में बोला, बिल्कुल, आपको जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट में बोला कि इनकी वैल्यू कई गुना होनी चाहिए जिस प्राइस पे इंडिकेटिव प्राइस है। 250-300 रुपए पे इंडिकेटिव प्राइस दे रहे हैं, और वैल्यू बनती है 1,000, 1,200-1,500 रुपए। तो आपको ने दोनों ऑफर फेल हो गए। वेदांता फेल हुआ, जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट फेल हुआ, जिंदाल फोटो फेल हुआ। तो यहाँ पर भी वैसे तो बहुत कम लोग होंगे, अगर आपके पास है तो ये मत सोचिए 17 रुपए वाला शेयर मेरा 1,61,000 में बिक रहा है ना। 4.25 लाख रुपए तो ऐसे ही चाहिए। फिर डीलिस्टिंग की प्रीमियम और मांगो। एग्जैक्टली ये तरीका है लेने का। जब आप इस तरह के इलिक्विड शेयर को सालों साल जनरेशन तक पकड़ के बैठते हैं, तो फिर जब मांगने आए ना कोई, तो वो कैसा होता है, मुंबई में जो रहने वाले सब लोग जानते हैं कि अब आप जहाँ रह रहे हो, आपके पास वाला घर खाली हो रहा है, आपको वही चाहिए, तो आपको प्रीमियम देनी होती है। पर बाकी उसका बिके ना बिके अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा महंगा पास वाला ही खरीदेगा। ऐसे ही होता है ना अपने। हाँ, वैसे 1,61,000 की जो आप बात कर रहे थे, उस पर मार्केट कैप 3,200 करोड़ का होता है इनका सिर्फ, जबकि 8,500 करोड़ के तो इनके पास खाली ये शेयर ही है। और कुछ जोड़ रहे हैं। मैं बोल रहा था 28 को इनकी बोर्ड की बैठक भी है, जहाँ पे इसके ऊपर विचार किया जाएगा। ये प्रमोटर्स की तरफ से ऑफर आया है कि हम इतने पे डीलिस्ट करना चाहते हैं। कितने पे? 161। हाँ, 28 तारीख को बोर्ड की बैठक है, तो उसमें तो आइए, बहुत ही बढ़िया। प्रमोटर्स की ये है, आपके लिए ये बिल्कुल क्लियर कट है। ओके, आइए विशेष टिप्पणी बंसल जी की। जी बंसल जी।
नहीं अनिल जी, टिप्पणी नहीं अनिल जी, एक चीज आप मिस कर गए। देखिए आपने वेदांता पे तो बोला ही बोला, जब जिंदल पॉली में बोला था तब सेबी ने कंपनी से पूछा था कि एक मीडिया हाउस ऐसा बोल रहा है, तो आपका क्या कहना है अनिल जी? बकायदा बीएससी की साइट पर अनाउंसमेंट में पड़ा हुआ है, तो जो आप लोग जो जी बिजनेस ने बोला था अनिल जी, सेबी ने भी उसमें सवाल जवाब करे थे कंपनी के साथ, तो आज बिल्कुल वही हो रहा है जो बोला था। बट अनिल जी इसकी शुरुआत वेदांता से नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी कुछ साल पहले लिंडे इंडिया से अनिल जी, और लिंडे इंडिया में उसके बाद जब स्टॉक गिरा था तो सारी कायनात मेरे मित्र कुणाल जी के पीछे पड़ गई थी। बिल्कुल, कई सारे से इंगरसोल हुआ, लिंडे हुआ, ये सारे कई सारे, लेकिन मैं तो देखो हम बोल रहे हैं 4.25 लाख रुपए इसका फेयर वैल्यू है, प्रोमोटर्स के हिसाब से 1,61,000 है। हम तो गलत हो सकते हैं, मैं तो बोलता हूँ हम गलत हैं, बराबर है, मान लिया हम गलत, आप आके कैलकुलेशन समझा दो। अच्छा हमें मत समझाओ, हम कौन है, हम कौन है पूछने वाले, बराबर है, ठीक बात है, एक्सचेंजेस पे डाल दो। सेम चीज हमने जिंदल के केस में भी यही बोला था। आप बोल रहे हो कि हमने गलत कैलकुलेशन, मान लिया हमने गलत कैलकुलेशन, अब तो बाजार ने अपनी कलेक्टिव विजडम में बता दिया ना वो सही थे, करेक्ट, और ऐसा है तो आप आके बता दो कि ये है। इसमें कैसे वैल्यूएशन निकले हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए, देखना चाहिए कि वैल्यूएशन कैसे 1,61,000 आ रहा है, राइट। कोई भी डिलिस्टिंग भाई, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं समझता हूँ, अगर मैं कोई वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बना के दूंगा तो मैं ये देखूंगा क्या है क्या नहीं। हो सकता है हमें नहीं पता हो, मैं तो ये नहीं कहता कि हमें सब मालूम है, चलो मान लें, लेकिन आम इन्वेस्टर्स जो हैं उनको पता तो होना चाहिए ना। पता चलेगा 1,61,000 वाकई में बहुत प्रीमियम दे रहे हो और आपको हमें नहीं पता, हम तो मौका मिस कर गए, करेक्ट। सो हो सकता है कोई कंपनी डीलिस्ट हो रही है एक 250 में 275 में और हमें लगता है 1,500 भाव होना चाहिए उसका, तो हो सकता है हम कुछ मिस कर रहे हो। सो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये वैल्यूएशन इस तरीके से आया, उसके बाद इन्वेस्टर अपना डिसीजन ले। सो हम ये नहीं कह रहे कि हम जो कह रहे हैं सही है या जो कंपनी कह रही है वो गलत, ऐसा कुछ नहीं है। सो कोई भी कंपनी अगर लिखती है एक्सचेंजेस को, सेबी को, बहुत बढ़िया है, लिखना चाहिए, लेकिन आप लिखने के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स को बताओ होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जो बड़े इन्वेस्टर्स है इंस्टीट्यूशंस वाले, उनको तो सब बता देते हैं, 1-on-1 करेक्ट, बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे, आने जाने का खर्चा भी देंगे और आराम से सूट में रुकाएंगे और बोलेंगे आप समझो हमारी कंपनी को। लेकिन जो बेचारा छोटा इन्वेस्टर है 50, 100, 5-10 शेयर लेके बैठा है, उसकी तो कोई सुनवाई नहीं, वो तो तुम तो ऐसे ही हो। क्यों भाई, इन्फॉर्मेशन सबके पास एक ही चीज़ है, मेरा एक वोट है लोकतंत्र में, वरुण का भी एक है, मेरे घर में मेरे साथ काम करने वाले लोगों का भी एक है, बिल्कुल, और मोदी जी का भी एक है। जो राइट एक शेयर वाले एक शेयर होल्डर को है वही 1 लाख शेयर वाले फंड मैनेजर को है, 10 लाख शेयर वाले फंड मैनेजर को, बराबर है, सबको बराबर इन्फॉर्मेशन मिले, फिर अपने दिमाग से जो कमाए वो कमाए। सो इसमें ये क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है कि वैल्यूएशंस कैसे आ रहे हैं, जो डीलिस्टिंग ऑफर की प्राइस निकाली जा रही है वो कैसे निकाली जा रही है, और ये मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सबके केस में होना चाहिए। तो इस बीच में कुणाल जी ने मुझे एकदम सही नाम लिख के भेज दिया था जब आपने शुरू किया उसके पहले। कुणाल जी, विशेष टिप्पणी आपकी। अनिल जी, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है अनिल जी, जो अभी आपने कहा अनिल जी कि प्रीमियम मांगे और आसानी से स्टॉक टेंडर ना करें। अनिल जी, इसकी क्लिपिंग मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती अनिल जी, इसको ट्विटर पर डालें, क्योंकि अनिल जी देखिए, जैसे भी बंसल जी ने याद दिलाया कि 2019 में लिंडे का इसी तरह से, अगर आपको याद हो अनिल जी, लिंडे इंडिया में बिल्कुल ऐसी घटना घटी थी और उस समय भी अनिल जी हम लोगों ने कहा था कि बिल्कुल इसको इतने कम दाम पर नहीं देना, स्टॉक में बहुत डीप वैल्यू। आज आप देखिए 3500 रुपए का भाव है, 5-6 गुना उस लेवल से प्राइस बढ़ चुका है अनिल जी। और कई बार रिटेल इन्वेस्टर इसी तरह ठगे जाते हैं अनिल जी, और अगर आप ना हो तो अनिल जी उनके हितों का कोई बात ही नहीं करता है। तो अनिल जी, जो आपने ये टिप्पणी करी है, मुझे लगता है अनिल जी सबको सुननी चाहिए, इसको ट्विटर पे जरूर डलवाइएगा। बिल्कुल डलवाएंगे, आपका आदेश है सर, 100% डलवाएंगे, और ये होना भी चाहिए, सबको बराबर का हक मिले, बस इतनी चीज़ है और कोई नहीं। ना हमें किसी को नीचा दिखाना है, ना हमको किसी को सुपीरियर बताना है। हम सिर्फ ये चाहते हैं जिन लोगों की कोई नहीं सुनता, हमारे छोटे रिटेल इन्वेस्टर जो हमारे दर्शक है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, उनकी सुनी जाए, बस उनको बताया जाए। बाकी प्रॉफिट लॉस, देखो जो आदमी मार्केट में आता है ना वो सोच के आता है, प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। प्रॉब्लम कब होती है, जब उसे लगता है कि मुझे ठग लिया, मुझे पता नहीं था, मुझे भी मालूम होता तो मैं डिसीजन कुछ और लेता। तो सबको बराबर ले, या तो किसी को मत बोलो या सबको बराबर बोलो, एग्जैक्टली, बस वही होना चाहिए। चलिए आइए अब वसीम साहब से करते हैं मुलाकात। हाँ वरुण, बहुत ही बढ़िया रिसर्च, मजा आ गया। ये ऐसी क्वालिटी चीज चाहिए जो हमारे दर्शकों को भी लगे कि कुछ बढ़िया चीज आप निकाल के लाए, exactly. समझ में आए, कुछ बढ़िया चीज ऐसी हो जो रेगुलेटर्स तक भी पहुंचती हैं
वो भी इनके बेसिस पे अच्छे रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। राइट, बहुत बढ़िया। आई एम श्योर कि कुछ ऐसा सिस्टम अब होगा, जो भी कंपनियां डीलिस्ट करें उनकी वैल्यूशंस की जाएगी, वो वैल्यूशन रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, और वो जब सार्वजनिक होगी तो जो वैल्यूशन करने वाले लोग हैं वो भी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होंगे। करेक्ट। आइए बस इन साहब से करते हैं मुलाकात। नमस्कार बसनी साहब, स्वागत है सर। आज तो मामला थोड़ा वीकेंड वाला ठंडा दिख रहा है, जरा एक बार आपका आउटलुक भी दें अगले हफ्ते के लिए, साथ ही कुछ अपडेट्स भी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए आज वॉल्यूम बहुत लो है, तो किसी ने लो वॉल्यूम पे मार्केट को नीचे रखा है एंड विद द प्रेटेक्स्ट के वीकेंड है एंड सो ऑन। मेरा कहना है, मेरा मतलब ये है कि आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, पर्टिकुलरली क्रूड में कूल ऑफ का मतलब बैंक्स लेने का मौका है, और ये बैंक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं 35-35.5 के रेंज में। आपको अपडेट दे दूं, यूपीएल 746 वाला 811 बिक गया, बाटा 1930 वाला 1956, और 4530 वाली नौकरी भी 4610 बिक गई। गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड अदर स्टॉक जो मैंने रेकमेंड किया था बढ़ गया। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। तो अनिल जी सबसे पहले लीजिए टाइटन। एक हफ्ते में नवराते आ रहे हैं, फेस्टिव सीजन आ रहा है, शादी ब्याह बहुत ज्यादा अप्रैल में है और रीओपनिंग बहुत ज्यादा है, और टाइटन हैज गिवन अ गुड करेक्शन फ्रॉम 2750। 2520-25 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2460, 2650 का भाव वापस दिखता है। दूसरा पिक सीमेंस, द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कंपनी फ्रॉम जर्मनी, जो कैश रिच है, 2265-70 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2230, टारगेट ऑफ 2350। और तीसरा एचडीएफसी बैंक 1422 में मत चूकिए, बेस्ट 2350। और तीसरा एचडीएफसी बैंक 1422 में मत चूकिए, बेस्ट बैंक है, जो बैंक निफ्टी ने चलना है, तो ये वापस 1500 जाएगा, स्टॉप लॉस ऑफ 1395। ओके, तो ये है आपके लिए 1500 रुपए तक के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करने की राय। 1395 का स्टॉप लॉस। टाइटन खरीदें, सीमेंस खरीदें, एचडीएफसी बैंक खरीदें। 3 बेहतरीन पिक्स हैं बसीन साहब की तरफ से आज आपके लिए। धन्यवाद सर। सोमवार सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात 9:45 बजे भी, और तब आपसे अगले हफ्ते के लिए आउटलुक, कुछ और बेहतरीन पिक्स भी हम जानेंगे समझेंगे। आइए, सीमेंस को पसंद करने वाले एक और मेहमान हमारे साथ हैं, एस फॉर संजीव बसीन साहब और एस फॉर सिद्धार्थ सेडानी साहब। तो सेडानी साहब की तरफ से आ रही है एक सुपर सिड। बताएं सिद्धार्थ जी, बताइए। अनिल जी, बिजली की तरह दौड़ने के लिए तैयार है ये स्टॉक, और ये कंपनी ही बनाती है बिजली, टाटा पावर। टाटा पावर पे खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि यहां से भी एक पोजिशनल, अगर एक आध महीने का कोई व्यू ले तो 258, 258, और अगर कोई 6 महीने का व्यू ले तो 273 के टारगेट जा सकते हैं टाटा पावर में। फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट तो है ही, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। 1 लाख ईवी स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन 2025 तक बनाने की योजना है टाटा पावर द्वारा, और 4000 मेगावाट का स्टेट ऑफ द आर्ट मुंद्रा में पावर प्लांट है। बहुत बेहतरीन एफिशिएंसी है वहां पे भी। 1000 करोड़ का 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, और सोलर रूफटॉप में भी 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। टाटा पावर बिजली की तरह भागने के लिए तैयार है। शॉर्ट टर्म टारगेट 258, लॉन्ग टर्म टारगेट 273। ये कॉल के साथ अनिल जी ये भी कहूंगा कि जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रिटेल इन्वेस्टर की, तो मैं तो ये समझता हूं अनिल जी की रिटेल इन्वेस्टर की एक ही आवाज है। अनिल जी, अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग चुपचाप काम करते हैं, हम हल्ला ज़्यादा करते हैं, बस इतना समझ लीजिए। काफ़ी लोग हैं जो चुपचाप बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे अनसंग हीरोज़, अननोन हीरोज़ को भी हमारा सैल्यूट है। सब अपनी अपनी तरफ से, आप भी अपनी तरफ से अपना योगदान देते हैं, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं पैनल पे, वो भी अपनी तरह से योगदान देते हैं। कोई एजुकेट करके देता है, कोई प्रोटेक्ट करके देता है। हाँ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास में, जहाँ हम अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं किसी के लिए, या कुछ अच्छा कोई अच्छी आवाज़ उठा सकते हैं तो वो कोशिश करते हैं। बट बाकी काम करने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो तभी जाके इतना स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट, मतलब जिसको कहते हैं ना मजबूत स्टॉक मार्केट इंडिया का है, कंपेयर टू बाकी जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके मुकाबले में हमारे मार्केट बहुत रोबस्ट हैं कंपेरेटिवली, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसके लिए हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस, एक्सचेंजेस,
डिपॉजिटरीज, मार्केट इंटरमीडिएट सब हैं जो मिलके काम करते हैं सिद्धार्थ जी। लेकिन धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने ऐसे शब्द कहे हमारे लिए, थैंक यू सो मच। और आप भी इसमें पूरा हमारा कंट्रीब्यूट करते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए बढ़ते आगे। टीसीएस के बायबैक में को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, रेशियोज भी आ रहे हैं। पहली चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि टीसीएस का एक्सेप्टेंस रेशियो क्या हो सकता है, जो 26% की बात कही जा रही है। ये लिंक और ये डिटेल आप सुने, उसके पहले एक चीज़ समझ लीजिए, अभी तक फाइनल ऑफिशियल कंफर्मेशन टीसीएस का नहीं आया है कि एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होगा। करेक्ट, ये अंदाज वाला है, अंदाजन 26% के आसपास आ रहा है। आइए एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके लिए आ रही है अब। तो वरुण, जो बातें चल रही है कि टीसीएस का एक्सेप्टेंस रेशियो 26%, 26% होगा, फाइनल है? ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है? ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी आने जी, क्योंकि ये जब खबर आई कि 26% के आसपास होगा, बेसिकली हुआ ये कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स के पास फाइल गई है जिसमें 50 में से 13 शेयर्स एक्सेप्ट हुए, ये कहा गया है। तो हमने कंपनी से बात की, उनको पूछा कि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो क्या 26% है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम फाइनल आपको अगले हफ्ते बताएंगे, ये फाइनल नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको उसका इंतज़ार करना होगा। तो लेकिन जो बातें हैं अभी वो 26% की है, जो कि मार्केट में भी है और काफ़ी सारे ब्रोकर्स के पास भी ये फाइल पहुंची है। तो उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेशन की और ये पता लगाने की कोशिश की कि किस तरह के रिटर्न्स आपको टीसीएस के बायबैक में मिलेंगे। तो इतना तो पक्का है कि आपको पॉजिटिव रिटर्न्स तो मिलेंगे। अब हमने आपको जब सबसे पहले कहा था कि आपको 44 शेयर जो है टीसीएस के बायबैक के लिए आपने पोर्टफोलियो में रखना है, क्योंकि आप रिटेल के जो कैटेगरी है उसमें आ जाएंगे। तो अगर आपने 44 शेयर लिए थे तो आपका निवेश कुल था, हमने आपको 3800 के भाव पे कहा था, तो 167,200 यानी कि 1,67,200 के आसपास का आपका निवेश था। अब अगर 26% का एक्सेप्टेंस रेशियो है तो 11 शेयर्स आपके एक्सेप्ट हुए हैं। अगर 11 शेयर्स एक्सेप्ट हुए हैं तो आपके पास 7,700 रुपये के आसपास का फ़ायदा होता है। और इसमें आपको जो बचा कुछ ब्रेक इवन है, यानी कि बचे कुछ शेयर्स अगर आप बेचने जाएंगे तो 3567 के आसपास निकल के आता है। ब्रेक इवन का जो प्राइस है वो फिलहाल 3,700 के आसपास चल रहा है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो करीब 4,400 रुपये के आसपास का आपको प्रॉफिट होता है, यानी कि 2.7% के आसपास का प्रॉफिट। अगर आपने 50 शेयर्स लिए थे तो आपने 1,90,000 के आसपास का निवेश किया था, 13 शेयर आपके बायबैक में गए, 9,100 का प्रॉफिट। वहीं यहाँ ब्रेक इवन निकल के आता है 3,554। अगर इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपका मुनाफा होता है 5,440 रुपये का और 3% के आसपास के रिटर्न आते हैं। और 56 शेयर अगर आपने लिए थे, क्योंकि एंड में टीसीएस का भाव गिर गया था, इसके लिए जो नंबर ऑफ शेयर आप ले सकते थे रिटेल कैटेगरी में आने के लिए वो बढ़ गए थे। तो 56 शेयर अगर आपने लिए थे तो 1,99,000 के आसपास का आपका निवेश था। 14 शेयर्स आपके एक्सेप्ट हुए हैं और उसमें आपको फ़ायदा हुआ है 9,800 रुपये का और ब्रेक इवन निकल के आता है 3,254 रुपीज़ का। 3,700 के आसपास अगर ये ट्रेड कर रहा है तो आपको फ़ायदा होगा 18,770 रुपये के आसपास का, यानी कि इस बायबैक में आपको 9.5% के आसपास का फ़ायदा हुआ है। तो 44 शेयर से लेके 56 शेयर्स में कितना फ़ायदा होगा ये हमने आपको बता दिया है। अपने तो 44 के हिसाब से, तो हमने 44 बोला ना, तो 2.7% आपको फायदा कोई भी देखो 56 तो ले ही नहीं सकता। 56 तो ऐसा वो एकदम इधर की इधर। हाँ, तो वो तो कहाँ बंद होगा किसको पता, 23 फरवरी को। राइट, करेक्ट। तो जिसने लिए 50 से ज्यादा तो किसी ने नहीं लिए होंगे, और हमने ज्यादा 44 बोला तो ज्यादातर ने 44 ही लिए होंगे। करेक्ट, ये मान के अब 44 किसने लिए, तो कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं भाई साहब? 11 शेयर्स। 11 शेयर में बायबैक में मुनाफा बनेगा। हमने 3700 की प्राइस पकड़ी, 3800 हमने 3800 पकड़ी, 3800 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 3800 में पकड़ी तो 4500 में 11 शेयर गए, 7,700 रुपए आपके आ गए। ठीक है, राइट। और बचे हुए शेयरों की वैल्यू आ गई आपके 1,17,000। हाँ, 1,17,700। बचे हुए की वैल्यू का आपका ब्रेक इवन कितना आ रहा है? 3,567, 3,570 मान लो। हाँ, 3,570 मान लो। अभी कितना चल रहा है दीप, बताना जरा एक बार। और इस हिसाब से 3.25% का रिटर्न, एक महीने का इन्वेस्टमेंट, 1 महीने का इन्वेस्टमेंट, 3% एक महीने का इस बाजार में रिस्क फ्री। तो जो लोग बहुत दुखी हुए थे एंटाइटलमेंट रेशियो देखकर, आप वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 3% का रिटर्न कमा रहे हैं। और बचे हुए शेयरों की कॉस्ट आपकी होती है 3570 ब्रेक इवन। हाँ, 3570 है
और वो भी आपका 37 रुपये में बिक रहा है, वो तो आप 125 रुपये वहाँ पर भी मुनाफा। तो वो 125 रुपये वो भी गिनोगे तो रिटर्न बढ़ गया ना फिर। नहीं, अच्छा वो गिन के गिन रहे हो, अच्छा 3700 को गिन के आप बता रहे हो। हाँ, पूरा टोटल रिटर्न। हाँ, तो 125 रुपये इधर बना और बाकी आपका 700 रुपये उधर बना, बराबर है। ये करके आपका 2.5-3% का रिटर्न आराम से बैठ रहा है, और क्या चाहिए। अगर एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं, एक तो है ना, बिना सोचे समझे कूदे ना कभी भी। एंटाइटलमेंट रेशियो को एक्सेप्टेंस रेशियो समझिए। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ना मार्केट में समझदारी बढ़ेगी, जैसे जैसे डीमेट अकाउंट में, तो भाई साहब 2 साल पहले आधे थे डीमेट अकाउंट, डबल हो गए, तो सब कमाने के लिए आए और सब समझदार हैं। अकेले अपन ही नहीं है कि समझदार हैं, बराबर है। तो ऐसे में जब भी बायबैक आएंगे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर हम बोलते भी हैं तो नेचुरली और लोग करते हैं। एक्सेप्टेंस एंटाइटलमेंट रेशियो देखकर जो लोग दुखी हुए और जिन लोगों को लगा कि अरे हमारा तो टीसीएस में नुकसान हो जाएगा, तो एक चीज समझिए, आप अपने आप फिर विचार कीजिए। ये तो चलो ठीक है, अभी भी 3% बन रहा है, करेक्ट, नहीं बनता तो करेक्ट। यही अगर निफ्टी 15,700-800 पे होती तो हो सकता है ये 3400 होता। अगर आप टीसीएस खरीद कर चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, करेक्ट, नुकसान को लेकर दुखी हो रहे हैं, 50 में से 8, 10, 15, 20, 25 शेयर ही एक्सेप्ट होने थे, उसमें से 5-25 हज़ार रुपए का नुकसान अगर आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आपकी माइंडसेट वो इन्वेस्टमेंट के लिए बनी नहीं है। टीसीएस खरीद कर अगर आप 1 महीना ना होल्ड कर पाए और उसमें अगर आपको भाव नीचे होने की आशंका में, वो हुआ भी नहीं, अगर आपको डर लगने लगे और आपको लगे कि मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा और गलत काम किया है, तो इंट्रोस्पेक्शन का समय है। बिल्कुल, इसमें फिर आप किसी और को दोष दोगे। टीसीएस में आपने नुकसान किया निवेश करके, तो आप इन्वेस्टर बनने के लायक ही नहीं है। वो बहुत होने से बहुत बुरा लगेगा, बहुत लोगों को लगेगा। कभी कभी क्या हो, कड़वी गोली से ही जल्दी ठीक होता है आदमी, मीठी वो होम्योपैथिक वाली खाते खाते बहुत टाइम लगता है इसमें। तो आज थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ एलोपैथिक वाला डोज दे दूं, है ना। सो प्लीज कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखिए, कंपनी पे रखिए, हम पे ना रखे कोई बात नहीं, उन पे तो रखो कि भाई आपने अच्छी कंपनी का शेयर खरीदा है। जिस शेयर को कंपनी 4500 रुपए में ले रही है, ठीक है, आप मार्केट है, कभी 2 दिन ऊपर होगा, 2 दिन नीचे होगा। आप तो होना ये चाहिए कि चलो जितना ले लिया, जितना 4500 में गया, बाकी मैं रखूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये तो आपके लिए मतलब गोल्ड की तरह है जो आप घर में रखते हैं, रोज थोड़ी देखते हैं। वो 55,000 वाला गोल्ड 52,000 हो गया या 50,000 हो गया, अब क्या करूं, वैसे ही है। सो प्लीज अपने आप पे भरोसा रखिए, कंपनी पे भरोसा रखिए और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचिए, अपने आप कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये है आपके लिए टीसीएस। एग्जैक्ट जो आएगा वो आपके सोमवार को पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट मोस्टली एक्सेप्टेंस रेशियो यही होगा, लेकिन फाइनल अभी ऑफिशियली आना बाकी है। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज़ सर और हाईलाइट करनी थी, जब टीसीएस की बात चली थी, ICICIdirect.com, यहाँ पर परेशानी हो रही है। कई सारे हमारे यूजर्स ट्वीट भी कर रहे हैं, काफ़ी देर से ट्वीट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले कंपनी ने स्टेटमेंट भी डाला कि उनके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट सर लंबी प्रॉब्लम चल गई है, क्योंकि 1 घंटे पहले तो कंपनी ने ही एक्सेप्ट कर लिया था कि प्रॉब्लम है। उससे पहले के भी हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स, काफ़ी सारे दर्शक ये ट्वीट करके हमें बता रहे हैं कि दिक्कतें चल रही हैं। तो ट्रेड्स पूरी तरह से इनके अटके हुए हैं सर, और आखिरी 15 मिनट बाकी हैं। अब ये ट्रेड्स अपने निकाल पाएंगे, सौदा फ्लैट कर पाएंगे? काफ़ी मैसेज आ रहे हैं और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई मुश्किल हो रहा है ये वो, और आई एम श्योर कि बाजार बंद होने के पहले अगर हो जाए तो ठीक है। ICICI डायरेक्ट का बड़ा कस्टमर, बड़ा कस्टमर, आई थिंक ऑनलाइन में वन ऑफ द बिगेस्ट है, टॉप 3 में तो पक्का ही है। सो इसलिए काफ़ी लोगों को मुश्किल हो रही है। तो हमने सोचा कि एक बार हमारे दर्शकों को बता दिया जाए, क्योंकि पूछ भी रहे हैं कि ठीक हुआ नहीं हुआ। ये लगभग 2 घंटे होने आए, ठीक होना बाकी है। एब्सोल्युटली। तो परेशानी है, आशा करते हैं क्लोजिंग से पहले ये ठीक हो जाए, बट व्यूअर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पर। एक और बढ़िया स्टॉक पर नज़र डालते हैं जहां पर आपको बनते हुए दिख रहा है एक्शन इस समय, और वो है आपके लिए अशोक लेलैंड। अच्छी मूव आ रही है सर इसमें, और खरीदारी भी हो रही है। अभी थोड़े पहले राकेश जी कुणाल जी बोल के गए थे, और वहां से एक स्पाइक आ रहा है। इनफैक्ट ऑटो स्टॉक्स थोड़े एक्शन में आ रहे हैं। अपोलो टायर्स में खरीदारी हो रही है, मदरसन सुमी तो ऑफकोर्स पॉजिटिव है ही, तो नजर रखिए इस स्पेस पर। अपोलो टायर्स और मदरसन पर भी मूव आती हुई दिख रही है। एक और इंटरेस्ट, आज हमारी रिसर्च टीम जी दिन से बड़ी कमर कस के फ्राइडे को इतना काम करते हुए पहले देखा नहीं मैंने। फ्राइडे के दिन आशीष, कोई खास बात है फ्राइडे के दिन इतना काम एक साथ?
नहीं सर, जोश में रहती है हमारी टीम हमेशा। हाँ, हर दिन को फ्राइडे समझते हैं 24/7 अच्छा ये ज्यादा हो गया, इतना मत बोला करो बंसल जी की तरह की सारी चीजें फिर ऐसा लगेगी ओके, एक और एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ तैयार है आशीष चतुर्वेदी। बताएं आशीष, किस स्टॉक पर रिसर्च की और क्या की है? सर स्टॉक है यूनाइटेड ब्रिवरीज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कंपनी के लिए देखिए चुनौती बढ़ती जा रही है। दरअसल अगर आप देखें तो ग्लोबली हमने देखा था कि बार्ली, जिसे हिंदी में जौ कहते हैं, और बियर बनाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, उसकी कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल जो है ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं कि राजस्थान की मंडियों में जो है कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप देखें तो महज 1.5 महीने में जो कीमतें हैं इनमें 25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और साथ में जो एमएसपी से कीमतें हैं, एमएसपी के करीब 85% जो ऊपर है वो कीमतें चल रही हैं। बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये बहुत प्रमुख जो है इंग्रेडिएंट है बियर बनाने के लिए। अगर आप देखें तो बियर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर कंपनी के लिए जो है एक बड़ा नुकसान सामने आ सकता है। देखिए वैसे भी ग्लोबली भारत में तो इतनी तेज़ी नहीं आई है, लेकिन ग्लोबली जो बार्ले की कीमतें, जौ की कीमतें हैं, इनमें एक आपको बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। क्योंकि रशिया और यूक्रेन ये अगर आप देखें तो बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है, और भारत में भी देखें तो ठीक ठाक क्वांटिटी में हो जाता है। लेकिन क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस काफ़ी इन्फ्लुएंस कर गए हैं, इसके चलते जो बियर बनाने वाली कंपनीज हैं ये मॉल्ट की खरीदारी ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका असर देखने को मिल रहा है। और अब फार्मर्स के लिए अच्छी है, लेकिन कंपनियों के लिए जो खबर है वो चुनौती बन रही है। क्योंकि एक साल में देखें तो कीमतों में करीब करीब 70 से लेकर 90% का बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका विश्लेषण किया तो दरअसल अगर आप देखें तो यूनाइटेड ब्रिवरीज क्या करता है कि जब साल की शुरुआत होती है, यानी जैन फेब मार्च के करीब जो है अपनी ज़रूरत का करीब 30 से 35% बार्ले खरीद लेते हैं। और इसका असर भी आपको बता देता हूँ कि अगर बार्ले की कीमतों में 5% का इजाफा होता है तो इनके पीबीटी में करीब करीब 10 करोड़ का नुकसान होगा, इम्पैक्ट होगा। और साथ में सर सिर्फ यहीं तक चुनौतियां सीमित नहीं है। दरअसल अगर आप देखें तो सोडा ऐश की भी जो कीमतें हैं उनमें भी एक बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे ग्लास बनता है। इनके मेन खर्च ग्लास और साथ में जो बार्ले है वो है। अब ग्लास की कीमतें हो सकता है कि इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो, लेकिन बार्ले की खरीद इन्हें अभी ही करनी है, तो आगे जाकर हो सकता है कि मार्जिन्स पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये व्यवसाय सर ऐसा नहीं है कि आप कीमतें तुरंत जो है कंज्यूमर को पास ऑन कर दें, आपको राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, उनकी तरफ से अप्रूवल आएगा तभी आप प्राइस हाइक कर सकते हैं। तो आगे जाके मार्जिन्स के लिए बड़ी चुनौती है यूनाइटेड ब्रिवरीज के लिए। तो मतलब मार्जिन मेंटेन करना पाना मुश्किल काम होगा, मुश्किल हो जाएगा सर। उसके लिए क्या करना चाहिए कंपनी को? सरकार से बात करें कि प्राइसेस बढ़ाए, और तो किस चीज के? बियर के। तो वो तो कंपनी बढ़ाएगी, सरकार नहीं सर, प्राइसेस रेगुलेटेड रहते हैं। अच्छा, अल्कोहल के प्राइसेस अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते। ऐसा है? बिल्कुल सर। हाँ जी, ये तो इंटरेस्टिंग है सर, नई चीज सीखने को मिल रही है। मैं तो सोचा था कंपनी अपनी मर्जी से बढ़ाती होगी। नहीं। बंसल जी ये सही कह रहे हैं आशीष? देखिए अनिल जी, मेरे को आइडिया नहीं है, आशीष बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा अनिल जी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा, मैं मतलब कि इंडिया से नहीं खरीदता अनिल जी, मैं एयरपोर्ट से ही लेता हूँ, तो अलग हिसाब है ड्यूटी फ्री का, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है डोमेस्टिक प्राइसेस का। हाँ, तो ऐसा थोड़ी कि हमारे एक ही एक्सपर्ट है पूरे पैनल पे आशीष जी, बंसल जी। विश्वेश जी भी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं मार्केट के जी विश्वेश जी आप बताइए। अरे विश्वेश जी कुछ बोलो, क्या सरकार कंट्रोल करती है? आप तो कौन KI और कौन सी सुप्रीम और कौन से स्टॉक्स पे है, आधा घंटे की रिसर्च ऐसे तो करके ले आते हो। इस पे तो आपके हैंड्स ऑन होनी चाहिए एकदम। अनिल जी देखिए, हम लोग, मैं बंसल जी, हम लोग तो वो सब कंज्यूमर कैटेगरी में है अनिल जी, हम लोग को लेना देना नहीं है। अच्छा, इनको तो लेना देना ही नहीं, भाव से जो मिले मिल रही ना बस मिल रही ना बस। जी चलिए, अच्छा ये इंटरेस्ट तो या तो फिर मार्जिन पे दबाव है, डिमांड का यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, इनएलास्टिक है। हाँ, इनएलास्टिक, मतलब भाव से डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या, इसका क्या सीन क्या है, मतलब क्या फिर ये इनके मार्जिन कम होंगे? मार्जिन पर कम होंगे सर, इम्पैक्ट तो आएगा क्योंकि ग्लास भी बढ़ रहा है। हो सकता है कि ग्लास में देखिए, ग्लास बॉटल के लिए ग्लास तो ग्लास। अच्छा, ओह अच्छा, अरे भाई इंग्रेडिएंट नहीं, मैं तो सोचा ही नहीं यार, मैंने कहा अच्छा ये बोतल में भरी जाती है इसलिए। हाँ। ओके, प्लास्टिक में नहीं होती, कांच में होती, ग्लास में होती है। अच्छा हाँ, ओके
तो उसके भी दाम बढ़ रहे सर हैं। ग्लास में भी होती है और कैंस में होती है। कैंस होती है एल्यूमिनियम की जो कि बनाते हैं वो भी हिंडाल्को, और वो तो बहुत बढ़ रहा है। इसके वैसा नहीं हो सकता क्या, वो जैसे कोक पेप्सी वगैरह जिसमें वो मशीन लगी रहती है, उसमें से वो डब्बे में कागज के वो कप में लिया। हाँ, सर माइक्रो ब्रिवरीज में होता है वो। क्राफ्ट बियर का जो चलन है वो उसमें होता है कि सर आपको तुरंत जो है ग्लास में दे देते हैं वो। लेकिन वो इसका इनका वो लिए business नहीं है, इनको तो बिक्री बॉटल के माध्यम से, कैन के माध्यम से करनी है। ओके, एक बार जरा राय ली जाए सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, ये जो बता रहे हैं इसका मतलब लफड़ा है बड़ा कि कॉस्ट बढ़ रही है दोनों ही तरफ से, इन रॉ मटेरियल कॉस्ट भी और ये बॉटल्स के लिए ग्लास की कॉस्ट भी। यूबीएल, क्या राय है आपकी? मार्जिन में तो जरूर अनिल जी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि प्राइसेस रेगुलेटेड रहते हैं तो मार्जिन में इम्पैक्ट आएगा। पर जैसे विश्वेश जी ने सही कहा, ये इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ भी गए तो मैं मानता हूं कि डिमांड में वॉल्यूम से उतने बड़े इम्पैक्ट नहीं आएंगे। और ऊपर से समर सीजन आ रहे हैं, तो समर सीजन में बीट द हीट के लिए तो ये सब प्रोडक्ट्स चलते ही है अनिल जी। और अनिल जी, अभी जो माहौल बन गया था वो तो मस्ती की पाठशाला का बन गया था। हम क्या करें, आप मस्ती की पाठशाला तो करवाते नहीं, तो हम सोचेंगे यही कर लिया जाए। चलिए कोई बात नहीं, तो फ्राइडे का दिन है, इतना तो बनता है। आइए, जय ठक्कर तैयार है, पहले उनसे जल्दी से पूछ लिया जाए। और कैश का ऑप्शन, उसके बाद 3-20 की स्ट्रेटेजी, और आशीष भी तैयार है बैन से बेनिफिट के साथ। तो पहले जय के लिए बिल्कुल बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू दीप। अनिल जी, मॉर्निंग में 35,300 का बैंक निफ्टी का ऑप्शन दिया था एंड थोड़ा ही नीचे, वहां से ज्यादा नहीं है कुछ, बट देन मैं कहूंगा कि इसमें फिर से एक बाय रिकमेंडेशन देता हूं मैं फ्रेश लेवल्स के साथ। तो जिन्होंने पहले लेकर रखा है उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, वो स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हैं वो हिसाब से, और जिन्होंने नहीं लिया वो फिर से ले सकते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि जो हिसाब से बैंक निफ्टी काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, मेरा अभी भी मानना है कि 35,800 36,000 के लेवल्स तक आ सकता है, या तो फिर 35,300 के नीचे अनिल जी बंद करें, 35,300 200 के नीचे, तो फिर ट्रेंड रिवर्स होगा। तो यहाँ पे 685 के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है, 35,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, इसको खरीद कर चलना है। आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो नीचे में 480 पर। सो पहले जो था 538 का वो तो हुआ नहीं, तो 480 पर उसको आप रिवाइज करके रखिए एंड इसको खरीदना है 685 के आसपास, 35,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। जी जो टारगेट ऊपर में निकल कर आ रहे हैं, ये जो फ्रेश रिकमेंडेशन है उसका डेट इज 960 एंड 1100, तो 960 1100 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जी, जब तक ये 35,200 300 की रेंज होल्ड आउट करती है बैंक निफ्टी में, ऊपर में हमें जो 35,700 800 से लेके 36,000 की रेंज है वो देखने मिल सकती है, और काफी ओवरसोल्ड है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो लास्ट 15-20 मिनटों में, आधे घंटे में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आई है वही लेवल से जिसकी मैंने बात की। तो अच्छी बाउंस बैक है बैंक निफ्टी में, दिस कैन फर्दर कंटिन्यू। ओके, तो बैंक निफ्टी पर कॉन्फिडेंस बरकरार है, एकदम सपोर्ट लेवल पर है, और यहाँ पर 480 के स्टॉप लॉस के साथ 35,300 का कॉल ऑप्शन इन द मनी हो गया। अब 960 और 1100 के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी, भरोसा बरकरार। और SBI जो 2:30 बजे आपको सेठी साहब ने दिया था, वो भी तगड़ा मुंह दिखाता हुआ नजर आ रहा है, डे हाई पर पहुंचता हुआ SBI भी, ये है दमदार एक्शन। तो आखिरी मिनटों में थोड़ी सी आज रिकवरी लेट आई है, तो इसलिए आज हम थोड़ा वो इंतजार कर रहे थे कि रिकवरी आई तो है, लेकिन जो 2 बजे 2:30 बजे वाला दिख रहा था वो दिख नहीं रहा था, नहीं दिख रहा था, इसलिए रुक गए। बट एनीवे, डाउ फ्यूचर हरे निशान में आए। जल्दी से 2:30 बजे की 3:20 की मैं बता देता हूँ, बता दीजिए सर। डाउ फ्यूचर 14 पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव है, वो बता दो आप। कच्चा तेल 2.5% नीचे था, अब 1.5% थोड़ा रिकवर हुआ, 116 से 117 हो गया, 116-17 ठीक है, 120 के नीचे में कंफर्टेबल हूँ। अब जो है पोजीशन ही रखनी है, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग आएगी आपकी नीचे आएगी। अभी 175 दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग होते होते 150 के नीचे ही आएगा। बैंक निफ्टी 35,500 दिख रहा है, लेकिन होते होते 35,300 350 के आसपास ही आएगा। सो इसलिए अब आप वो एवरेज क्लोजिंग में थोड़ा आप दे देंगे, तो इसलिए अब जो है पोजीशन उसको होल्ड करिए, और जो होगा सोमवार को करेंगे। नोटा ही है अभी, मतलब नया कुछ भी नहीं करना है, बस सीधी सी बात है। अगर आपने जैसे जय ने बोला है, आपने कॉल ऑप्शन ले रखा है, होल्ड करिए आराम से, सोमवार को देखा जाएगा बाकी। अंडरस्टूड सर। बैन से बेनिफिट आइए जान लेते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है।
7 स्टॉक्स हैं आशीष इस समय, सीरीज के सबसे हाईएस्ट नंबर रहा है ये, क्या बदलाव होंगे? दीपांशु 7 की जगह 5 रह जाएंगे क्योंकि 2 स्टॉक ऐसे जो बैंड से बाहर निकल रहे हैं और कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं कर रहा है। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसके 95% के ऊपर हो। डेल्टा कॉप बाहर आ रहा है 79.5% है यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, 80% से नीचे आ गया। और बलरामपुर चीनी भी देखें तो बहुत सिमिलर है, करीब 79% है। तो डेल्टा कॉप, बलरामपुर चीनी, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो बैंड से बाहर आ जाएंगे, नई एंट्री किसी की नहीं होगी। चलिए, तो अच्छा बैन लिस्ट छोटी होने वाली है, डेल्टा और बलरामपुर बाहर आने की कोशिश करेंगे और नई एंट्री किसी की नहीं होगी, तो एटलीस्ट ये एक राहत का संकेत रहेगा बाजार के लिए। क्विकली से कुछ बैंक स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि बढ़िया रिकवरी यहां पर आती हुई दिखी है। उससे पहले एक बिगुल सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है नेक्स्ट वीक के लिए। जो स्टॉक अभी बाय करना है वो है पीडीलाइट। 2450 के आसपास का अभी भाव चल रहा है, 2452 टू बी वेरी प्रिसाइज। पीडीलाइट के अंदर खरीदारी करें। पिछले 3 से 4 दिनों की गिरावट के बाद आज स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीक। नीचे के अंदर जो इसमें स्टॉप लॉस लगाना है वो है 2420 के आसपास, 2415 का स्टॉप लॉस टू बी वेरी प्रिसाइज लगा के लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। ऊपर में 2500 रुपए से लेके 2525 रुपए तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के पीडीलाइट के टारगेट होंगे। अगर ये टारगेट्स अचीव होते हैं तो उसके बाद और भी रैली एक्सटेंड होगी। फिलहाल मुझे 2500 से 2525 के टारगेट 2-3 दिन में दिखाई देते हैं पीडीलाइट के अंदर। 2415 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें पीडीलाइट। 2500 और 2525 के टारगेट्स के लिए पीडीलाइट में करें खरीदारी। बिगुल वागले साहब के लिए। बताएं वागले साहब। दीपांशु, अडानी ग्रुप में कुछ हो रहा है। अडानी एंटरप्राइजेज में अच्छी मूव आई है और अडानी पोर्ट्स में अभी अभी मूव चालू हुई है, उसको बाय करके चलना है। अडानी पोर्ट्स को 746 747 का भाव है। मुझे लगता है ये 750 के ऊपर मोमेंटम पकड़ेगा तो उसको मैं प्रीएम कर रहा हूँ। 740 का स्टॉप लॉस और टारगेट 765। ओके, 765 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। अदानी पोर्ट्स पर भी, इस पर भी आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है। बॉटम लाइन यही है कि बाजार में अच्छी रिकवरी का माहौल है और पिछले 10 मिनटों में देखेंगे निचले स्तर से बैंक निफ्टी बढ़िया मूव दिखाते हुए गए। विश्वेश जी, इंडसइंड बैंक पर राय दें। बढ़िया रिकवरी नीचे से आती हुई अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया इंडसइंड। मेरे हिसाब से दीपांशु देखिए बैंक निफ्टी का मूव अच्छा है और जय ने जो कॉल दिया मैं शेयर करने वाला था, लेकिन मोर और लेस सिमिलर व्यू है तो फिर मैंने शेयर नहीं किया। मुझे लगता है 35,500 का कॉल ऑप्शन कैरी करना चाहिए और यहाँ पे बैंक निफ्टी शोइंग साइन के शायद 36,500 तक जा सकता है, तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द बैंक निफ्टी। और जहाँ तक इंडसइंड बैंक की बात है दीपांशु, मुझे लगता है मोर और लेस रेंज है 940 950 जाता है, वहाँ पर फिजल आउट हो जाता है, तो 950 निकले फिर ही फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। अदरवाइज अगर कुछ करके जाना चाहिए तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के कॉल्स कैरी करनी चाहिए ओवर द वीकेंड। तो बैंक निफ्टी के कॉल्स कैरी करिए ओवर द वीकेंड। सेठी साहब की तरफ से बेहतरीन पिक रही एसबीआई पर, जो अभी थोड़ी देर पहले वो खरीदारी की राय देकर गए। बढ़िया मूव एसबीआई पर आती हुई दिख रही है। सेठी साहब ने 489 490 पर रेकमेंड किया था। 495 के लेवल्स आपके लिए एसबीआई पर आते हुए दिख रहे हैं, तो बहुत ही स्मार्ट अप मूव एसबीआई के चार्ट्स में भी आपने आती हुई देखी है। एक्सिस बैंक भी नीचे से अच्छी रिकवरी दिखाता है, तो बैंक्स लीड कर रहे हैं, अच्छे मोमेंटम में आ रहे हैं। देखते हैं कि क्या मंडे को भी ये एक्शन बनता हुआ दिखेगा। सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स पर ही आपने अच्छी मूव आती हुई देखी है आज के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बार सुमित जी से इस पर भी राय ले ली जाए। सुमित जी, बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ करके जाना है सर? तेजी करके जाना दीपांशु, पोजीशंस होल्ड करे। बैंक ऑफ बड़ौदा अगले हफ्ते में एक बढ़िया अपमूव दिखाएगा। 114 115 के लेवल तो मेरे को लगता है इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेंगे और बैंक निफ्टी में अगर अच्छी रैली बनी तो ये 120 का लेवल भी दिखाएगा। कैरी करके चले, बैंक ऑफ बड़ौदा में अगले हफ्ते अच्छा मूव मिलेगा। कैरी करके जाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा अगले हफ्ते आपको अच्छा मूव इस पर आते हुए दिखेगा। एसबीआई कार्ड्स पर एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा स्पाइक आ रहा है। किरण जी, एसबीआई कार्ड्स का चार्ट देखें सर। एसबीआई कार्ड का चार्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। एसबीआई में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद आज उसका ब्रेकआउट हुआ है। पिछले 4 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है और इसके टारगेट्स जो सामने आ रहे हैं वो लगभग 900 के आसपास के है, वो पहला बैरियर रहेगा। और अभी जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनके लिए नजदीक वाला स्टॉप लॉस रहेगा 950 का। तो ये है आपके लिए एसबीआई कार्ड्स 950 का स्टॉप लॉस। सुस्त दिन रहा, इनफैक्ट 3 बजे तक हमने काफी सुस्ती देखी, बट एंड में थोड़ी अच्छी रिकवरी के साथ एकदम सपाट क्लोज हो रहे हैं बाजार और बैंक्स ने रिकवरी लीड करी थी। यहाँ पर एक फाइनल कॉल ले लेते हैं जय की तरफ से, उनका जैकपॉट कॉल। जय बताइए।
जी दीप, बैंकिंग आप देखिए ऑप्शन में तो लगभग 100 रुपए का एक बाउंस आ गया एंड उस बैंकिंग में से ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। 12 रुपए 60 पैसे पर ये दीप ट्रेड कर रहा है। एक हल्का सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे 8 रुपए 30 पैसे का 8.30 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदे 700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 12 रुपए 60 पैसे पे दीपांशु। ऊपर में जो बाउंस मैं देख रहा हूँ इसमें आते हुए आईसीआईसीआई बैंक में है, जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके कॉल ऑप्शन का वैल्यू लगभग 17 रुपए 50 पैसे से लेके 20 रुपए तक की हो सकती है। 17.520 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है। मुझे ऐसा लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक 725 730 तक के लेवल्स हमें अच्छी तरह से दिखा सकते हैं नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी। सो आई थिंक अच्छा मोमेंटम अब देखने मिलेगा एक्सपायरी वीक को ध्यान में रखते हुए। चलिए, तो एक्सपायरी वीक का अच्छा मोमेंटम होगा। आज की सपाट क्लोजिंग आपको स्क्रीन पर दिखेगी, बट जो मूड माहौल बाजार में बना हुआ था एक घंटे पहले, आधे घंटे पहले इनफैक्ट, वो काफी सुधरते हुए दिख रहा है। निचले स्तरों से लगभग 200 अंकों की रिकवरी आपने निफ्टी में आती हुई दिखी, और बैंक निफ्टी में तो शानदार रिकवरी आ रही है। ब्रेथ अभी भी खराब है। बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स, एसबीआई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक, रेड्डीज, एशियन पेंट्स, भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर आपने हल्की खरीदारी देखी है, पर उसके सामने टाइटन बड़ा ब्रेकडाउन था। टेक महिंद्रा नीचे था, मारुति, आईओसी, हीरो, आइशर ये फिसले थे। दिग्गजों की बात करें तो टीसीएस, आईटीसी, इन्फोसिस, एलएनटी, इन सारे काउंटर्स में गिरावट थी। टाटा स्टील भी आज 1.1% नीचे गिरा है, हालांकि मेटल इंडेक्स ने आज नया हाई जरूर बनाया था। 10% का उछाल कॉनकॉर में आते हुए दिख रहा है। आज का सरप्राइज गेनर रहा ये। इंटरग्लोब एविएशन में अच्छी तेजी दिखी है। संडे से सारी फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी। इंटरनेशनल ट्रैवल की एलएनटी फाइनेंस एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, आज ऊपर 4%। इंडियन होटल्स, पीवीआर, बाकी होटल स्टॉक्स आज अच्छे एक्शन में रहे। रीओपनिंग ट्रेड पूरे फॉर्म में था। निपॉन लाइफ, मदरसन सुमी, डेल्टा कॉर्प, डीएलएफ, बैंक ऑफ बड़ौदा, अदानी एंटरप्राइजेस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में खरीदारी। इंडस टावर्स 5.5% नीचे। मुथूट फाइनेंस सुबह बड़ी डील्स के बाद नीचे। एस्कॉट्स मंडे को इसका ओपन ऑफर बंद हो रहा है, आज गिर के बंद हुआ। बिरला सॉफ्ट, जीएनएफसी, एस्ट्रल, टोरेंट फार्मा, एबीबी, एबट, आईजीएल और वर्लपूल कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी। ओवरऑल जिस तरह से दिन की शुरुआत हुई, एंडिंग आपको काफी अच्छी होती हुई दिख रही है। तो थोड़ी होप है कि नए हफ्ते में देखिए थोड़ा एक्शन होगा, बट ऑफ कोर्स ओवर द वीकेंड अनिल जी काफी खबरें अभी भी आ सकती हैं सर। बिल्कुल, और काफी कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। लेट रिकवरी, हाँ, तो हो सकता है हमने नहीं बोला इसलिए लेट आई, बोला थोड़ी जल्दी आई होगी, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस बन नहीं पा रहा। आप देखिए 17,075, 17,100 पर ही सपोर्ट लिया, और 17,175, 17,225 मैक्सिमम जा सकते हैं, आए भी ऊपर उतने ही। तो वो आखिरी 1 घंटे में उस रेंज को रेस्पेक्ट किया। क्लोजिंग ऐसी हुई है जहाँ पर आपको फिर वही वाली बात है कि मंडे को ऊपर होंगे या नीचे, आप अंदाज लगाते रहिए। तो इसलिए बाजार एकदम बैंक निफ्टी को 0.40 मतलब वहीं का वहीं बंद हुआ जहाँ था। सोचो प्रोविजनल क्लोजिंग तो खैर नीचे आएगी, निफ्टी के भी नीचे आएगी, 17,150 के आसपास है, इसके नीचे आनी चाहिए। बैंक निफ्टी भी 35,400 के आसपास है, इसके नीचे आएगा। तो 125 पॉइंट नीचे आनी चाहिए बैंक निफ्टी की। निफ्टी की भी 40-50 तो कम से कम नीचे आएगी, क्योंकि आखिरी मिनटों में रिकवरी आई है। तो ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन मैं आपको बता दूं, जब तक कि फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आए। पिछले कुछ दिनों से एग्री मार्केट में जबरदस्त एक्शन है। क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? किसानों को कितना इसका फायदा मिल रहा है? कंज्यूमर की जेब पर कितना असर पड़ रहा है? इस पर हमारा खास शो 4:30 बजे देखिएगा। एक्शन के लिए एग्री एक्शन, ये है आपके लिए। एक्शन के लिए एग्री, ये है आपके लिए 4:30 बजे का विशेष शो, मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा आज हर अखबार की सुर्खियों में टीबी छाया हुआ है। टीबी यानी कि एक ऐसी बीमारी जिससे हर साल देश में 5 लाख लोगों की मौत होती है। तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले साल इसके मरीजों की संख्या में 19% की बढ़त आई, और सबसे ज़्यादा चिंता की बात है कि टीबी से सबसे ज़्यादा प्रभावित युवा लोग हो रहे हैं, यूथ में फैल रही है। आज 5 बजे आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इसी पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में टीबी बड़ा तेज़ी से फैल रहा है, इससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इससे बचने के लिए क्या कुछ करना ज़रूरी है। टीबी पहचानो आज, जागो अभी, ये हमारा खास शो है। उर्वशी प्रसाद, डायरेक्टर DMEO नीति आयोग, इसके अलावा डॉक्टर विक्रम जग्गी, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट, और डॉक्टर प्रशांत छाजेड़, पल्मोनोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, ये तीनों खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक आसान सा सवाल बंसल जी के लिए। बंसल जी कहाँ हैं? बुलाए। बंसल जी, बहुत इजी है आपके लिए, सबसे आप ही सबसे आसानी से जवाब दे सकते हैं, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। टीबी का फुल फॉर्म पूरा नाम बताओ। किसका अनिल जी? टीबी जो बीमारी होती है,
टीवी मत समझ लेना, टेलीविजन बोल दोगे आप, टीबी। ट्यूबरक्लोसिस अनिल जी, देखा? नहीं अनिल जी, ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, मुझे पता था आप बता दोगे। अगर यही मैं किसी और को पूछता, शायद विश्वेश जी या जय, सुमित जी, बोले हमारे क्या लेन देन, हमें नहीं पता। विश्वेश जी, आपको पता था नाम? हाँ अनिल जी, पता था, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अरे वाह, विश्वेश जी और बंसल जी में कड़ा मुकाबला चल रहा है फार्मा। एग्जाम में पेपर आने के बाद तो सब आंसर पता ही होता है वैसे। स्मार्ट, वेरी गुड, ये हुई ना स्मार्टनेस। बिल्कुल, ये बात, आंसर लीक हो गया ना अभी भी। ओके, चलिए। अच्छा, इस बीच फाइनल क्लोजिंग आ गई 17,153, जो 17,150 के आसपास की हम बात कर रहे थे, वहीं आई है 35,410 ही है, 35,400 है ना, जबरदस्त, एग्जैक्टली वही है, वही लेवल है। बहुत, इसलिए मैं बोल रहा था लास्ट में जाने दीजिए। हाँ, जाने दीजिए, नहीं तो 30-40 पॉइंट आप वैसे नुकसान करेंगे, 100-125 पॉइंट इधर नुकसान करेंगे। 35,525 दिखा रहा था, करेक्ट, आया 35,410 क्लोजिंग। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। आखिरी आधे घंटे का आपका फंडा तो क्लियर कर ही चुके हैं, कुणाल जी बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंस है 3 बजे की और 3:05 की, ये इंपॉर्टेंस होती है। क्लोजिंग आपको 125 पॉइंट नीचे मिलती है ना, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट निफ्टी में मिलती तो पता चलता है। अब विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, जय ठक्कर साहब, विश्वेश जी और किरण जी का भी दिल से शुक्रिया हमारे लिए समय देने के लिए। और आप सबको हैव अ नाइस वीकेंड। सैटरडे सुबह कौन पिक्चर जाने वाला है? कल सुबह पहला शो विश्वेश जी, सिद्धार्थ जी ने खुद बोला है, उन्हें जा रहे हैं। हाँ, रिमाइंड कर रहा हूँ। अच्छा, सिद्धार्थ जी, हाँ, ऐसा ना सोचे कि हमें पता नहीं है, हाँ, क्योंकि हमें रिव्यू भी लेना है बाद में मुफ्त का आपसे। तो 3 घंटे और ढेर सारे पैसे इन्वेस्ट करके सिद्धार्थ जी फिर हमें रिव्यू देंगे कि उन्हें फिल्म कैसी लगी। ओके, तो हैव अ नाइस वीकेंड। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।